ओके चलिए, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्ट्रेस टेंसर के बारे में, कि हम जानना चाह रहे थे कि स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, सही है। और आज ध्यान से समझिएगा, बिकॉज आज का जो लेक्चर है ना, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, मतलब कि बहुत सारे ज्ञान की बातें आपको बताएगा। तो इसके पहले जो बताया था वो क्या था, वो ज्ञान की बातें नहीं थी, मतलब उसमें भी ज्ञान की बातें थी, लेकिन यहाँ पे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आपको यहाँ पे बताई जाएगी, सही है। स्ट्रेस टेंसर, अब जब मैं स्ट्रेस टेंसर की बात करता हूं तो मैं सिंपल सा जानना चाहता हूं कि मतलब क्या है, सही है क्या। तो जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर किसी आदमी की पहचान मालूम करनी हो ना, तो उसका आधार कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके आधार कार्ड को देख के ना आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो, मतलब उसका एक सिग्नेचर है एक प्रकार से, ठीक है क्या। तो स्ट्रेस टेंसर के बारे में भी लोगों ने बोला कि अगर कोई बॉडी है आपके पास, उस बॉडी पे बड़े सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, बड़े सारे स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी का कौन सा पॉइंट पे किस तरीके का स्ट्रेस लग रहा है। अब आप बोलेंगे कि किस तरीके के स्ट्रेस का क्या मतलब है, कि मे बी उस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, मे बी उस पॉइंट पे सीवियर स्ट्रेसेस हो सकते हैं। तो मैं इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हूं कि किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट पे लोडेड मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो उस पॉइंट पे हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने में एक छोटा सा पिक्चर बनाऊं, लेट अस सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा मैंने एक बॉडी बना दिया, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक किस तरीके का बॉडी है, ठीक है, और हमने इस बॉडी पे लोड मेरे लिए अब ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वाला लेटर सपोज करिए कि वाई एक्सिस है, ये वाला लेटर सपोज करिए कि एक्स एक्सिस है, और ये वाला हमारे पास है जेड एक्सिस है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि अगर आपके पास कोई भी लोड लग रहा है, कहीं भी लोड लग रहा है, तो मैं बॉडी के किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि ये वाला जो पूरा हमारा क्रॉस सेक्शन है ये ए एक्स है, मतलब एक्स डायरेक्शन का जो भी हमारे पास एरिया होने वाला है, सही है क्या। कोई आपके पास ए वाई होगा, कोई आपके पास ए जेड होगा, तो आपके पास हर जगह का कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ जगह का लेंथ होगा, कहीं का विड्थ होगा। तो स्ट्रेस टेंसर का मतलब क्या है, आप उस बात पे सिंपल सा फोकस करिएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि कुछ भी लोड लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, कोई बोलता है यहाँ पे हमारे पास सिग्मा 2 लगा हुआ है, कोई बोलता है कि हमारे पास इधर में सिग्मा 3 लगा हुआ है, मतलब कि स्ट्रेस कैसा लगा है मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई बंदा मेरे से आके पूछता है कि इस वाले पॉइंट पे बता दो कि क्या स्ट्रेस का नेचर होगा। तो मैंने क्या किया, ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा पकड़ा और मैंने इसको जूम कर दिया, क्या कर दिया, मैंने इसको जूम कर दिया। क्यों, क्योंकि बहुत ही छोटा पॉइंट है और इस छोटे से पॉइंट को मैं बाहर निकाल के ले आया और मैंने बोला कि चेक करते हैं कि इस वाले पॉइंट पे क्या कुछ रहा है। अगर इस वाले पॉइंट पे मैं अगर कुछ आपको बनाने का कोशिश करूं तो आपको कुछ दिखेगा और मस्त वाला दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, ये देखिए, सही है क्या। और अगर आप इसको पूरा 3D में बनाना चाहेंगे तो देखिए ये स्टोरी आपके पास कुछ इस तरीके का। आपने अगर इसको वाई डायरेक्शन माना हुआ है और अगर आपने इसको जेड डायरेक्शन माना हुआ है, तो मैंने बोला है कि इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है, इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लगने वाला है जिसको हमने बोला सिग्मा एक्स लगने वाला है, सही है क्या। मैंने बोला इस डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेस लगने वाला है जिसका नेचर या जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा वाई होगा, और एक जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगेगा जिसका हमने सिग्मा जेड बोल दिया है। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है क्या कि हमने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड लगा दिया है। और ये नॉर्मल क्यों लगाया है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि सिग्मा को हम नॉर्मल स्ट्रेस से डिनोट करते हैं, सिग्मा को हम नॉर्मल स्ट्रेस से डिनोट करते हैं, और टाउ को जो है हम लोग शियर स्ट्रेस से डिनोट करते हैं, टाउ को हम शियर स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। सब लोग बताइए यहां तक की बातें क्लियर हो रही है क्या, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए ताकि मुझे लगे कि दोनों तरफ से सब कुछ सही चल रहा है। क्विक एवरीबॉडी, यहां तक की बातें समझ आ रही है क्या चल रहा है। कम ऑन कम ऑन, रिप्लाई करें बाकी लोग भी। ओके डन, चलिए मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा कि मैंने बोला कि सिग्मा एक्स का क्या मतलब होता है, सिग्मा एक्स का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। ये एग्जाम में खूब आता है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सही है क्या। अगर आप और अच्छे से बात करेंगे तो सिग्मा वाई का क्या मतलब होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, सही है क्या। और अगर आप सिग्मा जेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन।
लेकिन सवाल ऐसा है कि मैं कुछ चीजें और भी बनाना चाहता हूं, और कुछ चीजें क्या बनाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक मैंने आपके पास ऐसा कहानी बताया कि मेरे पास एक जो है डायरेक्शन में स्ट्रेस बनाया है, और यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में स्ट्रेस बनाया है, यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में स्ट्रेस बनाया है, और एक मैं वर्टिकली बना रहा हूं। इसका नाम लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम मैं लिख रहा हूं टाउ एक्स वाई, सही है क्या? इसका नाम मैं लिख रहा हूं टाउ एक्स जेड। इसका नाम लिख रहा हूं, ये आपके पास हो जाएगा टाउ वाई एक्स। इसका नाम हो जाएगा टाउ वाई जेड। इसका नाम हो जाएगा आपके पास सिग्मा जेड, ये वाला जो है वो सिग्मा जेड है, और ये हो जाएगा, ये वाला लाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ जेड एक्स, और ये वाला हो जाएगा आपके पास टाउ जेड वाई। अब आप बोलेंगे ये सब क्या लिख दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस वेट एंड वॉच, सब समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि ये जो आपने लिखा इतना सारा बात है उसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलता हूं टाउ एक्स वाई का क्या मतलब है, तो टाउ एक्स वाई का मतलब है कि शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इसको कैसे पढ़ते हैं, शियर स्ट्रेस ऑन एक्स फेस, एक्स वाले क्रॉस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस ले रहे हैं इन वाई डायरेक्शन। समझ आ रहा है क्या? अगर आप बात करते हैं कि सर जी टाउ एक्स जेड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और यहां पहला वाले को फेस लेते हैं ऑन एक्स फेस, और दूसरा वाले को डायरेक्ट लेते हैं इन जेड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि किसी भी लोडेड बॉडी में किसी पॉइंट पे कितने स्ट्रेसेस के कंपोनेंट होते हैं एट एनी लोडेड। सुनाई दे रहा है सब लोगों को? सब लोगों को सुनाई दे रहा है ना? ओके ग्रेट। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि टोटल आपके पास 9 कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेसेस हो सकते हैं, और मैं इसको और दोबारा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा वो 9 कहां से आ रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ सीखिएगा, आप सब लोग मेरे साथ सीखिएगा वो जो 9 स्ट्रेस के कंपोनेंट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे बॉडी ले लिया ऐसा, ये बॉडी ऐसा, और ये पता है क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे स्ट्रेसेस की बातें चल रही है। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी बस। वैसे जो इसके रटने वाली चीज हम रट लेंगे, लेकिन आप समझ भी लीजिए। चलिए सबसे पहले बताइए नॉर्मल स्ट्रेसेस, और इसको मैं एक्स मान रहा हूं, इधर वाले को वाई मान रहा हूं, और इधर वाले को जेड मान रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सिग्मा वाई हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड हो जाएगा। तो तीनों नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना, तीनों क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हमने बना दिए हैं। लेकिन आप समझिएगा कि ये जो भी मैं बना रहा हूं ना, ये वाला कौन सा फेस है, तो आप बोलेंगे ये वाला जो है ना वो एक्स फेस है, मतलब एक्स डायरेक्शन का क्रॉस सेक्शन है। तो आप बताओ ना कि एक्स के एक्स डायरेक्शन में तो ले लिया गया है, एक डायरेक्शन वाई बचा हुआ होगा, हमने एक डायरेक्शन लिया है वाई, और एक लिया है जेड जेड जेड, ये दो डायरेक्शन आपके पास दिख रहा होगा। और इधर वाले को पता है क्या बोलेंगे, टाउ एक्स वाई, इधर वाले को क्या बोलेंगे, टाउ एक्स जेड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन में, इधर क्या लिखेंगे, वाई फेस पे जेड डायरेक्शन में, इधर क्या लिखेंगे बोलिएगा, कि ये हमारे पास जेड वाला फेस है, और जेड फेस पे एक्स डायरेक्शन में, और वाई पे क्या लिखेंगे, जेड फेस पे वाई डायरेक्शन में। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना, अगर मैं इसको टेंसर के फॉर्म में दिखाऊं, ये टेंसर का मैट्रिक्स फॉर्म है, इस तरीके से लिखा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमेशा डायगोनली देखिएगा, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम टाउ वाई एक्स, फिर हम लिखेंगे सिग्मा जेड, हम लोग लिखेंगे टाउ वाई जेड, यहाँ पे लिखेंगे टाउ जेड एक्स, यहाँ पे लिखेंगे टाउ जेड वाई, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा जेड। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना उसमें हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस लिखा जाता है। दिख रहा है क्या, 3 नॉर्मल थे, तीनों डायगोनली लिख दिया गया है, और बाकी के 6 जो है ना वो शियर स्ट्रेस लिखा गया है। और ये कैसे लिखा गया है, यहाँ पे होता है एक्स फेस, यहाँ पे वाई फेस, यहाँ पे जेड फेस। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में, एक्स फेस पे जेड डायरेक्शन में। अब वाई फेस पे आ गए हैं तो वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन में, वाई फेस पे जेड डायरेक्शन में, फिर जेड पे आ गए हैं, जेड फेस पे एक्स डायरेक्शन में, जेड फेस पे वाई डायरेक्शन में। मतलब टोटल कितने कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस आपके पास आए हैं बच्चा लोग मुझे बताएं। तो टोटल आपके पास ना 9 कंपोनेंट आपके पास आ गया है, जिसमें 3 क्या है, 3 हमेशा नॉर्मल होने वाला है, और 6 जो है ना शियर होने वाला है। ये क्या है, दिस इज द एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस
ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, कि किसी भी बॉडी पे अगर हर डायरेक्शन से स्ट्रेस लग रहा है ना, तो एट ए पॉइंट आपके पास स्ट्रेस का क्या पिक्चर होने वाला है। तो ये मैंने पूरा आपको समझाया है कि 3 नॉर्मल और 6 शियर कंपोनेंट आपको निश्चित रूप से दिखने वाले हैं। क्या आप लोग समझ में आ रहा है क्या? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्या? तो ये आधार कार्ड कैसे हुआ? आधार कार्ड ऐसे हुआ कि किस लोकेशन पे क्या होने वाला है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब क्या है कि ये सिग्मा का मतलब है स्ट्रेसेस और 3D का मतलब है 3D में हम लिख रहे हैं। और दोबारा देखिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, नॉर्मल स्ट्रेस तीनों डायगोनली लिख दिया गया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स फेस पे जेड डायरेक्शन में। यहाँ क्या लिखेंगे? वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ लिखेंगे वाई फेस पे जेड डायरेक्शन में। यहाँ पे लिखेंगे जेड फेस पे एक्स डायरेक्शन में और जेड फेस पे वाई डायरेक्शन में। देखा गया जब इसके इक्विलिब्रियम को, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, जब लोगों ने इसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात की तो लोगों ने मस्त वाली चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में जो शियर स्ट्रेस होगा ना, वही वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि टाउ एक्स वाई का वैल्यू हमेशा वाई एक्स के बराबर होगा। और तो समझिए कि टाउ एक्स जेड का जो वैल्यू होगा ना, वो हमेशा टाउ जेड एक्स के बराबर होगा। ये भी बढ़िया है। और टाउ वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो टाउ जेड वाई के बराबर होगा। ये इक्विलिब्रियम से पता कर लिया लोगों ने। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। लोगों ने बोला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टाउ एक्स वाई जो है ना, वो शियर स्ट्रेस है। क्या है ये? टाउ एक्स वाई जो है शियर स्ट्रेस है। तो लोगों ने बोला कि टाउ वाई एक्स क्या हो जाएगा? टाउ वाई एक्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो कभी भी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि किसी भी बॉडी में स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप बोलिएगा कि हमेशा मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। बट एक नोट लिख के दे रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज, समझिए यहां पे, शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों मैग्नीट्यूड जरूर इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होगा। अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आई, चलिए मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मेरे एक सिंपल सा सवाल का आप जवाब देने का कष्ट करें। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेस टेंसर लिखा है। एक क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, सिग्मा 3D में हम एक स्ट्रेस टेंसर बना रहे हैं, और ये कुछ ऐसा है, समझिएगा। 10, 5, 8, 6, 3, 2, 1, 5, 9। हमने यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर लिखा है। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि टाउ एक्स वाई का क्या होगा? जल्दी से बताने का कष्ट करें मुझे। एवरीबॉडी प्लीज 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 टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ एक्स वाई। एग्जाम में ऐसे सवाल आपको आते हैं कि बताइए एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में कौन सा शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट होगा? क्विकली रिप्लाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 5, ओके 5, तुषार ने, जयराज ने, सब लोगों ने बोला है 5, दशरथ ने 5, मल्हार ने 5, बहुत बढ़िया। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा? 5, ओके, सब लोगों ने बोला है 5। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के और बड़ा मजा भी आया। लेकिन ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, नो आंसर पॉसिबल। अरे क्या करते रहते हो पांडे जी, ऐसा ऐसा क्यों पढ़ाते हो? कोई भी आंसर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया कि कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है? बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला है कि टाउ एक्स वाई का जो वैल्यू होना चाहिए ना, वही टाउ वाई एक्स का वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके आपका स्ट्रेस टेंसर सही है। अदरवाइज क्या होगा? गलत है। अब बताओ, यहाँ पे टाउ एक्स वाई होगा, मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला क्या होना चाहिए था? टाउ वाई एक्स होना चाहिए था। आप मुझे देख के बताइए कि क्या टाउ एक्स वाई का वैल्यू टाउ वाई एक्स के बराबर है क्या? नहीं है। और अगर नहीं है, ये स्ट्रेस टेंसर ही गलत है। क्या लिखेंगे? एबव स्ट्रेस टेंसर इज रॉन्ग। समझ आ रहा है क्या सर? नोट समझ नहीं आया? नोट में क्या लिखा बच्चा? शियर स्ट्रेस का इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर विथ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अगर और क्लियरली लिखना है तो लिखे विथ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, विथ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस।
इस नोट का मतलब क्या है कि जैसे हम लिखने के लिए जरूर लिख देते हैं, समझिएगा कि टाउ एक्स वाई बराबर जो होगा ना वो टाउ वाई एक्स होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है, माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, सही है क्या? तो ये है एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है। शियर स्ट्रेस के अपोजिट होता है, तो माइनस हमको पता है कि है, लगाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है ना? इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा नोट लिखा है। तो जब भी कोई स्ट्रेस टेंसर लिखोगे ना तो याद रखिएगा टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के बराबर होना चाहिए, टाउ वाई जेड टाउ जेड वाई के बराबर होना चाहिए, एंड फॉलो डेट। अब कैसे लिखेंगे, ये सवाल ही गलत था। एबव स्ट्रेस टेंसर इज रॉन्ग, एबव स्ट्रेस टेंसर इज रॉन्ग। इसलिए कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा बड़ा मजा आएगा। देखिएगा दोबारा समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। मैंने बोला चलिए एक और टेंसर मैं बनाता हूं, आप मुझे बताइएगा ये सही लिखा मैंने कि गलत लिखा है। ये सिग्मा 3D मैंने लिखा है, सिग्मा 3D मैंने यहाँ पे लिखा है, आप बताएं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। नॉर्मल स्ट्रेस पे कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं ना, मेरे को यहाँ पे 5 लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बोला है शियर स्ट्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूं तो ये कौन सा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द टाउ एक्स जेड, तो यहाँ पे भी हमको 10 लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे 7 लिखता हूं, यहाँ पे 7 लिखना ही पड़ेगा। नाउ दिस स्ट्रेस टेंसर इज करेक्ट। अगर मैंने पूछा फाइंड 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 टाउ एक्स जेड, तो आपको बता देना पड़ेगा। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट इज टाउ एक्स जेड? Come on, everybody, tell me what is tau xz? 10 10 10 10, yes, now it is correct। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका 10 आंसर क्यों है। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं फाइंड 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 शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एट वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन इन जेड डायरेक्शन, तो आंसर बताइए क्या होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग होशियार हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने दिया कि वाईजेड प्लेन पे जेड डायरेक्शन में क्या शियर स्ट्रेस होगा। कोई है इस क्लास में बैठा बंदा जो मुझे बता सकता है? 73, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, मजेदार बातें बताते हुए लोग, मजेदार बातें। -10 होगा नहीं, एम एम जो भी जिन्होंने का -10 नहीं लिखना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि -10 स्ट्रेस टेंसर को कभी निगेटिव से डिनोट मत करिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेस जो है ना वो कभी निगेटिव हो सकता है क्या, मुझे बताइए। एक बच्चे का डाउट है, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। एक बच्चे ने बोला सर जी -10 लिखने में आपको क्या आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, कभी भी मैं माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। कैसे? आप समझो ना कि किसी को टेंसाइल फोर्स लगा के स्ट्रेस जनरेट करोगे तो उसके हाथ में दर्द होगा, लेकिन किसी को मुक्का मार के कंप्रेसिव फोर्स लगा के अगर स्ट्रेस जनरेट करोगे तो क्या उसको दर्द नहीं होगा क्या? सच्चाई तो ये है ना कि मटेरियल को कभी पता नहीं है कि मेरे पे निगेटिव स्ट्रेस लगा है कि पॉजिटिव स्ट्रेस लगा है। ये तो आदमी ने अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए बना दिया है, इसलिए माइनस वाइनस कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, हमें पता जरूर है कि शियर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एक दूसरे के इक्वल होंगे, पर माइनस हम नहीं लिखेंगे। चलिए, कितने लोगों ने इसका जवाब दे दिया है? लोगों ने बोला कि इसका आंसर 7 होगा, क्या बात है। देखिए यही आपको समझना, गलत हो गया, इसका आंसर होने वाला है, मैं आपको बताऊं, इस आंसर होगा इसका। अच्छा, कुछ लोगों ने और जवाब दिया है 10, बिल्कुल राठौर साहब ने सही जवाब दिया है, इसका भी आंसर होगा 10। कैसे सर जी? मैंने बोला ना, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे 10 होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपको वाईजेड प्लेन पे बताना है शियर स्ट्रेस। वाईजेड प्लेन का मतलब क्या होता है? कौन सा फेस, बोलो जल्दी से। वाईजेड प्लेन का मतलब कौन सा फेस होगा? मैंने पढ़ाया है, अगर वाईजेड प्लेन है मतलब कौन सा क्रॉस सेक्शन, कौन सा फेस, बताओ टे बाबा। यस, एक्स फेस की बात कर रहा हूं मैं, एक्स फेस की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे पता चल गया कि एक्स फेस की बात हो रही। और देखो, एक्स फेस पे जेड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है? एक्स फेस पे जेड डायरेक्शन क्या होने वाला है? 10 ही तो होने वाला है ना। कट गया ना? इसलिए बता रहा हूं मैं कि सवाल पूछने के अपने अपने तरीके होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या बच्चा लोग? अगर चलिए इसी सवाल में मैं ऐसे पूछूं आपसे पास, फाइंड 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 शियर स्ट्रेस, फाइंड शियर स्ट्रेस, फाइंड शियर स्ट्रेस इन एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन इन वाई डायरेक्शन। चलिए जल्दी बता दीजिए। मैं आपको आपके ऊपर कर दूं ताकि आपको पूरा स्ट्रेस टेंसर दिखे। चलिए भाई साहब बताइए।
बहुत ही बढ़िया जवाब आता हुआ। टू, टू इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया मेरा। आप स्टूडेंट हो तो मतलब टीचर अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी समझेंगे। बहुत ही बढ़िया, सब लोग जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। पार्टिसिपेट इन द पोल, वन वे नहीं करिए, एक तरफ से नहीं पढ़ाना है मेरे को। टू, सब लोगों ने वाला टू, बहुत ही बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आंसर क्या होगा। और आंसर क्या होगा मुझे बता सकते हैं क्या कोई भी लोग? बिल्कुल सही जवाब सब लोगों ने दिया है, और इसका सही जवाब होगा जीरो। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू, थैंक यू। जीरो इज द आंसर। अबे तुम लोगों ने देखा है ध्यान से क्या लिखा हुआ है? फाइंड शियर स्ट्रेस। अच्छा खुद ही बताइए, एक्सजेड प्लेन पे क्या होता है? एक्सजेड प्लेन का मतलब हो गया वाई फेस, और वाई फेस पे स्ट्रेस टेंसर को देख के आपको लग रहा है कि ये टू टू जो ये जो टू है ना, ये टाउ वाई वाई है, बट हमने पहले भी बोला है यस। हाँ, सब लोग देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो हमने क्या बोला कि हमने पहले भी बोला है कि वाई वाई जो है ना, वहां पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस ही हो सकता है ना, क्या शियर स्ट्रेस हो सकता है क्या? सब लोग बताइए, क्या वाई फेस पे वाई डायरेक्शन में कभी भी नॉर्मल स्ट्रेस ही होगा ना? क्या शियर स्ट्रेस होगा क्या? तो इसका मतलब है कि वाई फेस पे वाई डायरेक्शन में, एक्स फेस पे एक्स डायरेक्शन में, जेड फेस पे जेड डायरेक्शन में कभी भी आपके पास ना सीआर स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए सीआर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। अरे भाई हाँ ना तो बोलो, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब भी सवाल बदल रहा हूं ना, आंसर गलत हो जा रहा है। नहीं आया। पीपल आर लाइक, मारो मुझे, कोई मारो मुझे यार, मुझे जिंदा मत छोड़ो, तुम लोग मुझे जिंदा मत छोड़ो, मैं जीना ही नहीं चाहता जीवन में, मुझे जिंदा मत छोड़ो। बोला लाइक यार क्या हो रहा है, जो भी सवाल देखो वही गलत हो जा रहा है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी, मजा आ गया, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट सब समझते रहिए, क्योंकि आपको अगर समझना है सीखना है तो आपको बड़ा मजा लेना पड़ेगा, समझिए। चलिए, सवाल ऐसा है कि सर जी स्ट्रेस टेंसर बनाते कैसे हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर सबसे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर मैं 2D बना स्ट्रेस टेंसर, 2D की बात अगर मैं करता हूं, 2D में स्ट्रेस टेंसर बनाना चाहता हूं मैं, तो बताओ 2D में कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? जेड कंपोनेंट जो है ना वो आपका हमेशा जीरो हो जाएगा। जेड कंपोनेंट हमेशा जीरो हो जाएगा, क्यों? 2D का मतलब है कि एक्स और वाई ही रहेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं ना 3D के बारे में बात करूंगा तो हमारे क्या आए थे? सिग्मा एक्स आए थे, टाउ एक्स वाई आया था। रट लो कहां पे क्या होता है, टाउ एक्स जेड आया था, टाउ वाई एक्स आया था, सिग्मा वाई आया था, टाउ वाई जेड आया था, यहाँ पे टाउ जेड एक्स आया था, यहाँ पे टाउ जेड वाई आया था, और यहाँ पे सिग्मा जेड आया था। यही तो आपने पढ़ा है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपने क्या बोला कि अब मैं 2D की बात कर रहा हूं, ये 3D का है। अगर आप इसको 2D में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि कितने स्ट्रेस कंपोनेंट आपको दिखेंगे? यहाँ पे 9 कंपोनेंट दिखे थे आपको। सब लोग बताइए, यहाँ पे आपको 9 कंपोनेंट दिखने थे, तब क्या पूरा सिग्नेचर और लिटरेचर सब बता सकते थे। यहाँ पे कितने बताओगे? बताओ, यहाँ पे था 3 नॉर्मल और यहाँ पे था 6 ईयर। एवरीबडी प्लीज अटेंटिव रहिए, बिल्कुल 4, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो जहां जहां पे जेड है ना सबको जीरो कर दो, मुझको नहीं चाहिए भाई साहब। जहां जहां पे जेड है ना कोई नहीं चाहिए। तो देखो, अगर आप ना सिग्मा 3D से सिग्मा 2D में आ गए हो तो सिर्फ 4 कंपोनेंट आपको दिखेंगे। एक दिखेगा सिग्मा एक्स, एक दिखेगा टाउ एक्स वाई, एक दिखेगा टाउ वाई एक्स, और एक दिखेगा सिग्मा वाई। समझ आ रहा है क्या? सिग्मा वाई। तो ये आपके पास 2D में हो गया था। 2D में अगर कोई पूछेगा कि क्या कंपोनेंट है स्ट्रेस के, तो सिंपल सा बोलिएगा कि देखिए भैया बहुत आसान है, यहाँ पे 2 नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास होने वाला है और प्लस में 2 शियर कंपोनेंट होने वाला है। क्या सब लोग को मजा आया? अब मैं आपको एग्जाम में कुछ सवाल पूछता हूँ, ये आप सब लोग को क्लियर हो गया है ना? अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, एक बार सवाल क्या पूछा गया, यहाँ तक की बात है सब लोगों को क्लियर है क्या? एक बार मुझे अंगूठा दिखा दीजिए प्लीज एवरीबडी, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, यहाँ तक की बात है सब लोगों को क्लियर है क्या? कम ऑन एवरीबडी, आप बस पूरा मेरा क्लास अटेंड कर लीजिएगा। आई बेट कि कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट आप पूरा सवाल कंप्लीट करिए, पूरा का पूरा आप जो है ना अपना लेक्चर कंप्लीट करिए, बस सुनते रहिएगा, आपको दिमाग अपना थोड़ा भी नहीं लगाना है। 2D का डायग्राम कैसे आएगा सर? 2D का डायग्राम बहुत सिंपल है। 2D का डायग्राम कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए
कि अगर मैं यहाँ पे पूरा बनाता हूँ ना इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैं बनाता हूं ना, तो ये 3D का डायग्राम आपके पास है। तो इसमें आपने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अगर मैं 2D का बनाऊंगा ना, तो इसको 2D में कन्वर्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ ऐसा, और मैं बोलता हूँ कि ये इधर वाला जो हमारे पास है ना वो सिग्मा जेड है, सिर्फ हमने क्या कर दिया है 2D का बनाया है। तो अब देखिए इधर क्या दिखेगा आपको, इधर दिखेगा टाउ जेड एक्स, और इधर क्या दिखेगा आपको, इधर दिखेगा टाउ जेड वाई। समझ आ रहा है क्या? पर सर जी ये तो आपने तीन ही कंपोनेंट दिखाया, और कंपोनेंट कहाँ चले गए? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा कहानी है, ये वाला कंपोनेंट, ये और पीछे वाला, यही दो दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या, कि दोनों तो एक्स में ही है ना बच्चा मेरा। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि ये दिखेगा आपके पास सिग्मा एक्स, और पीछे वाला दिखेगा आपके पास सिग्मा एक्स, सही है क्या? और ये देखिएगा ये इधर वाला और इधर वाला आपको क्या दिखेगा, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। ये दिखेगा टाउ एक्स वाई, और ये क्या दिखेगा टाउ एक्स जेड। और यहाँ पे फिर से सेम कहानी होगा, सेम कहानी कैसा होगा, ऐसा, और एक सेम कहानी होगा ऐसा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब लोगों को? तो इसी तरीके से सिर्फ 2D में दिखेगा, ठीक है क्या? लेकिन क्या होता है कि कोई भी बॉडी 3D में ही दिखता है, लेकिन 2D में अगर आप देखना चाहोगे तो स्क्वायर हो गया आपके पास, 3D में देखोगे तो वही स्फीयर आपके पास हो जाएगा। डन। तो आपको सिर्फ सामने सामने का फेस जो है ना उसके ऊपर में आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। सवाल मैंने पूछा कि चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, द नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट, ध्यान से, द नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट, सही है क्या? द नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट रिक्वायर्ड। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, कि कोई भी नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट आपको रिक्वायर्ड करना है। और स्ट्रेस कंपोनेंट का जब मैं बात करता हूं ना तो स्ट्रेस टेंसर की बात करता हूं। नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस टू डिफाइंड स्ट्रेस टेंसर। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, टू डिफाइंड स्ट्रेस टेंसर। एकदम आप लोग एकदम इंटेलिजेंट हो गया होगे। और ऑप्शन रहा आपके पास 4, ऑप्शन रहा 9, ऑप्शन रहा 6, ऑप्शन रहा 2। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। क्या बात है, कोणार्क दवे साहब ने बहुत तेज जवाब दिया है। फास्टेस्ट फिंगर थ्रस्ट के एग्जाम में सबसे तेज है ये। अरे बाबा कौन सा जवाब होगा? 9। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है क्या? सब लोग बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या बोला? द नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस टू डिफाइंड। बोलिए जल्दी से। सब लोग का हो गया क्या? समझे कि नहीं समझे? 3। अरे 3 कैसे ध्रुविल? अरे ध्रुविल 3 कैसे? 3 तो कभी नहीं होगा, ट्राइएक्सियल स्टेट की बात चल रही है। अरे हाँ ना तो बोलो यार, ऐसा मत करो यार, मत करो यार। सब लोग रिप्लाई करो। 3-4 लोगों ने रिप्लाई किया है मेरे को, कुछ लोगों ने 9 बोला है, ध्रुविल ने 3 बोला है, बाकी लोग बता जल्दी से। मैंने बोला कि कितने स्ट्रेस कंपोनेंट अगर आपको मिल जाए ना तो पूरा स्ट्रेस टेंसर सीआर नॉर्मल से आएगा ही ना। सीआर नॉर्मल से आएगा, ये कैसे पता चला आपको? मुझे बताइए। सीआर नॉर्मल से आ जाएगा, ये कैसे पता चला? बिल्कुल भी नहीं। 9, यस, तुषार साहब ने भी बोला है 9। और देखिए दिस इज रॉन्ग, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे ना, मैं एक और सवाल लिखता हूं तब आपको ज्यादा मजा आएगा। मैंने बोला द नंबर ऑफ स्ट्रेस टेंसर, क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ स्ट्रेस टेंसर फॉर ए पॉइंट अंडर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यही सब तो मजा है। जीपीएससी ने जिस दिन भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिया ना, सब लोग अनर्थ हो जाएगा। देखिए, और ऑप्शन रहा 4, ऑप्शन रहा 9, ऑप्शन रहा 6, ऑप्शन रहा 2। अभी दोनों सवाल में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोनों सवाल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या बात करते हो सर जी? यस, अब मल्हार साहब मुझे लगता है एक्टिव हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा सही जवाब देने लगे हैं वो। देखिए अगर मैं बोलूं ना कि नीचे वाले का जवाब दीजिए, चलिए जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वोट करिए सब लोग। The number of stress tensor for a point under triaxial state of stress. जल्दी जल्दी जल्दी, नीचे वाले का रिप्लाई सब लोग मुझे देने लगे। 2 अरे बाप रे, क्या क्या बातें चल रही इन लोगों के मन में यार, इनके मन में क्या चल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। देखिए गलत है सब लोग, इसका आंसर होगा 9। आइए कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका आंसर होगा 9। क्या बोला इसने? इसने बोला कि किसी भी स्ट्रेस टेंसर में किसी भी पॉइंट में अगर ट्राइएक्सियल स्टेट है, मतलब कि 3D है, तो कितना टोटल स्ट्रेस आपके पास होने वाला है? 9, जिसमें से 3 क्या होगा?
नॉर्मल होगा और 6 क्या होगा, सीयर होगा। थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आए हो, बट मैंने इसको वर्ड्स में पूछा, आप सब लोग निपट गए हो, ठीक है। अब समझिए, पर ये सवाल में क्या दिक्कत है, इसने क्या पूछा समझिएगा। द नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस टू डिफाइंड स्ट्रेस। अगर मुझे एक स्ट्रेस टेंसर डिफाइंड करना है तो हमको कितना स्ट्रेस, और इसका सही जवाब ये नहीं है, इसका ही सही जवाब है 6। क्या आप बात करते हो? हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए बताते हैं, कैसे बताते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रेस टेंसर लिखता है तो कैसे लिखता है, 10 5 7, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा। सही है क्या? हाँ, तो ये टोटल 9 कंपोनेंट होते हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है किसी भी स्ट्रेस कंपोनेंट में टेंसर का। लेकिन मैंने बोला कि कितना हमको कोई बता देगा कि पूरा टेबल कंप्लीट कर देंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कोई मुझे कितना कंपोनेंट बता देगा स्ट्रेस का कि मैं पूरा स्ट्रेस टेंसर लिख दूंगा। मैं बताऊं, 6 कंपोनेंट अगर आप मेरे को बताओगे ना तो मैं बता दूंगा कैसे। देखो, एक बच्चा मेरे को बोला कि देखो भैया सिग्मा एक्स जो है, एक बोलता है सिग्मा वाई जो है ना 5 है, और एक बोलता है सिग्मा जेड जो है ना 7 है। एक बच्चा मेरे को बोला कि टाउ एक्स वाई का वैल्यू 2 है। मैं बता रहा हूं तुमको कि टाउ एक्स वाई का वैल्यू 2 है और टाउ एक्स जेड का जो वैल्यू है ना वो 1 है। और किसी ने बोला कि टाउ वाई का जो वैल्यू आपके पास है वो 3 है। मुझे लगता है ना कि कोई मुझे इतना डाटा दे देगा ना तो मैं किसी भी स्ट्रेस टेंसर को डिफाइंड कर सकता हूँ। पहला सवाल यही है, पहला सवाल ये कि डिफाइंड करने के लिए कितना स्ट्रेस टेंसर की जरूरत है। मुझे किसी ने पढ़ाया है, इक्विलिब्रियम ने बताया है कि भले ही आपको टाउ एक्स वाई का वैल्यू पता हो, लेकिन मुझे पता है कि वही वैल्यू टाउ वाई एक्स का होने वाला है, तो वो सेम वैल्यू हम चिपका देंगे टाउ वाई एक्स के जगह पे। हाँ या ना बोलिए। अगर मुझे किसी ने बताया है कि टाउ एक्स जेड का वैल्यू 1 है, तो मुझे पता है कि टाउ जेड एक्स का वैल्यू भी क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर मुझे किसी ने बताया है कि टाउ वाई जेड का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो टाउ जेड वाई का वैल्यू वही होने वाला है। तो आप ना नॉर्मल कंपोनेंट से कुछ भी पता नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर 3 सीयर पता है ना आपको, उसका 3 कॉम्प्लीमेंट्री सीयर तो आप लिख ही सकते हो। मतलब किसी ने अगर 6 दे दिया मुझे स्ट्रेस का कंपोनेंट, पूरा स्ट्रेस को डिफाइन कर रख दूंगा मैं, आपकी आंखों के सामने है। इसलिए सवाल में अंतर समझिए। यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड टू डिफाइंड द स्ट्रेस, और यहाँ पे लिखा है कितने होते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आई क्या? और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई तो मैं एक और सवाल पूछता हूं और शायद आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं कि द नंबर ऑफ स्ट्रेसेस। अब इसके बाद मैं पूछूंगा कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। द नंबर ऑफ स्ट्रेसेस इन स्ट्रेस टेंसर, बताइए। द नंबर ऑफ स्ट्रेसेस इन ए स्ट्रेस टेंसर, इन ए स्ट्रेस टेंसर इन 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अभी आप लोग कोई जवाब मत देना, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। 6 9, ये सी है, 2 3, सही है क्या? और एक और ऑप्शन ले लो 4। चलिए, मैंने 5 ऑप्शन दिया आपको, और मैंने सवाल फिर नेक्स्ट पूछा आपसे कि द नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट, द नंबर ऑफ स्ट्रेस टेंसर कंपोनेंट बोलिए चाहे नंबर ऑफ स्ट्रेस टेंसर बोलिए, द नंबर ऑफ स्ट्रेस टेंसर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट 2D, 2D या इन 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसका ऑप्शन मैं देता हूं सेम ऑप्शन कि 6 होगा, 9 होगा, 3 होगा या 4 होगा। चलिए सब लोग रिप्लाई कर स्टार्ट करिए। 4 and 3, 4 and 3, 4 and 3। मेरे भाजा ऐसे मत कर। 4 and 2 वाले कौन है? कौन है 4 and 2 वाले भाई साहब, मुझे बताओ थोड़ा सा। अभी ना गोली मार दूंगा आके सब लोगों को। 2 मतलब 2 नॉर्मल देने से पता चल जाएगा इनको कि सीयर क्या है। यस, बिल्कुल सही बात है। पहला का आंसर हो जाएगा 4 और दूसरा का आंसर हो जाएगा 3। अगर आप अब भी नहीं समझे, इसका मतलब कि आपने गलत इंजीनियरिंग ले रखी है। सही बात है, आपने गलत इंजीनियरिंग ले रखी है, आपको लेना था केमिकल। अरे भैया सिंपल था है ना यार। सिग्मा 2D की बात करेंगे तो अगर आप देखोगे तो 4 कंपोनेंट होते हैं इसमें। ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, और ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा वाई। ये 4 चाहिए जिसमें 2 नॉर्मल होंगे और 2 सीयर होंगे। सबको पता चल गया यार, ऐसे मत करो, मुझे दुखी मत करो तुम लोग। लेकिन अगर आप ना रिक्वायरमेंट की बात करोगे मेरे बच्चे लोग, तो किसी ने बोला कि सर जी मेरे को सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे दोगे,
तो क्या स्ट्रेस कंपोनेंट लिख लेंगे क्या? ना 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 ना, एक और देना पड़ेगा। या तो आप टाउ एक्स वाई दे दीजिए, तो उससे मैं टाउ वाई एक्स लिख लूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिक्वायर्ड की बात होगी तो 3। तो जल्दी से बता दो, अब समझ में आ जाना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ गया है जो मैंने पूरे स्ट्रेस टेंशन के बारे में बात की है? और बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, कभी भी आते रहते हैं ये सब सवाल। एवरीबॉडी प्लीज गिव ए थम्स अप कि क्लियर है सब लोगों को। यस, इसलिए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल ग्रेट राठौर साहब, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ससुरा पूछना क्या जा रहा है। थोड़ा सवाल घुमाएगा और आप घूम जाओगे बिल्कुल भी। चलिए, जिस तरीके से स्ट्रेस टेंसर था ना, उसी तरीके स्ट्रेन टेंसर होता है, और आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से स्ट्रेन टेंसर होता है, और ये कैसे लिखा जाता है, और इसका भी वही काम है जो स्ट्रेस टेंसर का है। स्ट्रेस टेंसर में हम स्ट्रेस के बारे में पता लगाते हैं, स्ट्रेन टेंसर में हम स्ट्रेन के बारे में पता लगाते हैं। तो देखिए, हम स्ट्रेन को देखिए, मैंने नाम उल्टा फिर से, स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेन लिखिए, यहाँ पे स्ट्रेन लिखता हूं। और स्ट्रेन क्या होता है अभी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, लेकिन सिंपल स्ट्रेन को अभी मैं यहाँ पे गामा से डिनोट करने जा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे भी क्या होने वाला है। 3D में बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा EX, यहाँ पे हो जाएगा EY, और यहाँ पे हो जाएगा EZ, और यहाँ पे हो जाएगा गामा XY, यहाँ पे हो जाएगा गामा XZ, यहाँ पे हो जाएगा गामा YX, यहाँ पे हो जाएगा गामा YZ, यहाँ पे हो जाएगा गामा ZX, और यहाँ पे हो जाएगा गामा ZY। और ये आपके पास 3 कंपोनेंट हो गए। इसको थोड़ा और इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे है। ये डायगोनली है, ये हो जाएगा EZ। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि EX EY EZ ये क्या है, कोई बता सकता है क्या? यस, डायगोनली में हमेशा नॉर्मल रहता है, तो दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेन। ये नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है आपके पास। लेकिन ये गामा एक्स वाई, ये गामा एक्स जेड, और ये गामा वाई एक्स क्या है सर जी? इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। आज ये डिफाइन करेंगे हम 5-6 मिनट के अंदर कि क्या होता है ये, और अभी समझिए कि क्या होते हैं ये शियर स्ट्रेन होते हैं। तो क्या सबका लोकेशन पता चल गया आपको? क्या कोई आदमी ना यहाँ पे आके बोलता है क्या कि भैया ये किसका घर है? बोलोगे देखो ये ना एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में शियर स्ट्रेन मिलेगा तुमको यहाँ पे। कोई बोलेगा भैया जी यहाँ पे किसका घर है? तो जेड फेस पे वाई डायरेक्शन में जो शियर स्ट्रेन होगा ना, उसका घर मिलेगा। तो याद रखिए कि ये सिर्फ ना नोटेशन का तरीका है। ये क्या है? सिर्फ एक नोटेशन का तरीका है। जैसे कि अगर आपको अंबानी जी के पैसों की तलाशी लेनी है, अगर आपको अंबानी जी के पैसों की तलाशी लेनी है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आपको पहले अंबानी जी का घर पता होना चाहिए। तो ये हमने घर पता किया है कि अच्छा अंबानी जी के यहाँ जाना है क्या? ये लीजिए अंबानी जी के यहाँ पहुंच गए आप। अब उनके पास कितना पैसा है ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक नोटेशन का तरीका है। लेकिन स्ट्रेस टेंसर को, स्ट्रेन टेंसर को रीड कैसे करते हैं? देखिए मैं लिखने जा रहा हूं हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड स्ट्रेन टेंसर। अभी बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सब कुछ वही रहता है, बस जहां जहां पे शियर स्ट्रेन है ना, वहां वहां पे हाफ हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे EX ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे गामा XY/2 होता है। एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है क्या? यहाँ पे गामा XZ/2 होता है, यहाँ पे गामा YX/2 होता है, यहाँ पे गामा यहाँ पे गामा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आएगा, क्योंकि डायगोनल पे है ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा EY हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा गामा YZ/2 हो जाएगा। और एक और बचा हुआ है, नीचे आ जाइए बच्चे लोग, एक और बचा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा गामा ZX/2 हो जाएगा, यहाँ पे गामा ZY/2 हो जाएगा, और यहाँ पे EZ हो जाएगा। तो ये तरीका क्या है? दिस इज द रीडिंग तरीका। ये तरीका है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात लिख के देता हूं, आपसे मैं पूछता हूं कि मैंने एक यहाँ पे स्ट्रेन टेंसर लिखा है 3D में, और वो कैसा है? ये कुछ ऐसा है 10 5 6 2 2 3 3 1 2। बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि गामा XY कितना होगा तो बताएंगे? जल्दी बताइए गामा XY। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं भाई साहब। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं भाई साहब। फिर गलत कर गया, गलत कर गया। कैसे? मैंने बोला दोबारा, जो जो शियर स्ट्रेस में हो रहा है ना, सब कुछ इसमें होगा, बस आधा हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम पता है क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेन में ना कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों के तीनों नॉर्मल स्ट्रेन है। बट मैंने क्या बोला था कि जो भी आपके पास शियर स्ट्रेस में था, शियर स्ट्रेस में क्या था?
कि टाउ एक्स वाई का जो वैल्यू था ना वो टाउ वाई एक्स के बराबर था। ये आप भूल गए क्या? नहीं सर जी। और डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, पर हमको पता है ऐसा लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गामा एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो गामा वाई एक्स के बराबर होगा। याद रखिए हमेशा, वो बिल्कुल चलेगा। सीआर वाला कंपोनेंट हमेशा सेम होता है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। सही है? बताओ क्या गलती है इसमें। अब बताओ यहाँ पे गलती क्या है इस वाले स्ट्रेन टेंसर में। व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी हैव डन? किसी को पता नहीं चल रहा है क्या? हमने कुछ गलती नहीं किया है क्या? वाई जेड, यस, बिल्कुल सही बोला है आपने कि या तो वाई जेड को बदल दो या जेड वाई को बदल दो। अब आप सही आ रहे हो कि वाई जेड और जेड वाई इक्वल ही नहीं है। यही गलती है, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। तो हो सकता है आप इसको टू कर लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन सही हो गया भाई, अब क्वेश्चन सही है। अब अगर किसी ने पूछा गामा एक्स वाई क्या, अब आप जवाब दीजिए। आप 4 बोले क्या? यस, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ये गामा एक्स वाई का वैल्यू नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा एक्स वाई बाई 2। गामा एक्स वाई बाई 2 का वैल्यू आपके पास 2 है, तो गामा एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना प्यारा सवाल है, समझिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे गलती हो जाएगा। याद रखिए वो जो वैल्यू दिया रहता है स्ट्रेन टेंसर में वो गामा एक्स वाई है, नहीं गामा एक्स वाई बाई 2 है। चलो अगर मैं टू फाइंड गामा जेड एक्स कितना होगा, कौन बताएगा मेरे को? गामा जेड एक्स कितना हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को आ गया है। व्हाट इज द गामा जेड एक्स, प्लीज टेल मी। जब सवाल पूछे तो धराधर बताया करो। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये बाबा ये गामा जेड एक्स बाई 2 का वैल्यू है। कितना है? 3। इसका मतलब कि गामा जेड एक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। होप आप समझ में गया है कि स्ट्रेन टेंसर और स्ट्रेस टेंसर में क्या डिफरेंस आपके पास होने वाला है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मुझे बताइए जल्दी से। 1.5? अरे 1.5 कौन है मल्हार साहब, ऐसे नहीं चलेगा। 1.5 में फांसी की सजा मिलेगी आप लोगों को। 1.5 में कम से कम फांसी की सजा है, उसी को आधा कर दिया है। नहीं आधा नहीं है। गामा जेड एक्स बाई 2 का वैल्यू 3 है ना, तो गामा जेड एक्स तो 6 हो जाएगा ना। डन मल्हार साहब, आगे बढ़े। ग्रेट 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 गोइंग, ग्रेट गोइंग। चलिए, तो ये मैंने आपको टेंसर के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से आप स्ट्रेस टेंसर या स्ट्रेन टेंसर को देख सकते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में कि सर आपने स्ट्रेस के बारे में तो मुझे पढ़ा दिया था कल के लेक्चर में कि स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन आपने स्ट्रेन के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया है कि स्ट्रेन होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले कि मैं स्ट्रेन डिफाइंड करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रेन 2 तरीके के होते हैं। बात करते हैं जी, बिल्कुल। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन, और घबराइएगा नहीं कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। और दूसरा होता है शियर स्ट्रेन। मैंने पहले ही उसका नोटेशन आपके सामने में ला दिया है। और नॉर्मल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? ई एक्स, ई वाई, ई जेड से। सही है क्या? और शियर स्ट्रेन को कैसे? गामा एक्स वाई, गामा एक्स जेड या गामा वाई जेड। ये हमारा हो गया आपके पास शियर स्ट्रेन से। स्ट्रेस बता दीजिए, आज ही ज्वाइन किया है? आज ही जो किया तो लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे तो पता चल जाएगा। अदरवाइज हमने स्ट्रेस के बारे में आधा घंटा से ज्यादा बातें की है, तो मुझे लगता है ये पूरा लेक्चर जो है ना पीछे चला जाएगा। तो लास्ट में अगर आपको कुछ डाउट होगा मैं साहब तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है? तो मैंने बोला कि स्ट्रेन जो है आपके पास ये इस तरीके से होता है। अब आप समझिए कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या है मैं अभी बताऊंगा, और सी स्ट्रेन क्या भी बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूँ कि नॉर्मल स्ट्रेन भी ना 3 तरीके का होता है। हर चीज को एकदम शीशे की तरफ साफ रखिए। 3 तरीके से। सबसे पहले को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कोई कुछ भी पूछे बता देने का है। दूसरा होता है लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं, शियर स्ट्रेन है। और ये तीनों ये सारे के सारे स्ट्रेन को मिलाएंगे ना, ये सारे के सारे स्ट्रेन को मिलाएंगे तो 2 तरीके के स्ट्रेन निकलेंगे आपके पास, जो आपको पहले से पता है। एक को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, एक को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, और एक को बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। अगर आप ये पूरा क्लासिफिकेशन याद रखते हैं
तो हर एक चीज आपको क्या होने वाली है, याद होने वाली है। चले समझना स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेन का चक्कर क्या है। आप में से सब जब भी किसी को कोई पूछता है ना कि स्ट्रेन क्या है, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको पूछता हूँ। अगर मैं अभी आपको बोलूँ ना, आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने पूछा व्हाट इज स्ट्रेन, मैंने पूछा व्हाट इज स्ट्रेन, तो आपके मुंह से पता है क्या निकलेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मेरे को पता है आप अगर आज भी इंटरव्यू में बैठेंगे ना तो आपके मुंह से यही निकलेगा। क्या लिखेगा, मैं दोबारा बताता हूं। आप बोले ट्रेन को मैं ई से डिनोट करना स्टार्ट करता हूं, आप बोलेंगे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपके मुंह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ ये और नो मुझे बताइए। क्या आप ऐसे ही बोलते हैं, चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल बोलेंगे और इसको बोलेंगे एल, सब लोग यही बोलेंगे, और आप लोग खूब खुश हो जाओगे, अरे इतना आसान सवाल पूछता है ना। मेरे को तो सर मारी इंटरव्यू देने में कि यार क्या यार, मेरे इज्जत का तो ख्याल करो कम से कम आप लोग। मैं एक क्वालिफाइड बंदा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन आपसे उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा स्ट्रेन, लेकिन आपने पता है उसको क्या बताया है, आपने उसको बताया नॉर्मल स्ट्रेन का डेफिनेशन। यही मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एग्जामिनर जज करेगा कि आप कितने पानी में हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, आपको जज कर लेगा कि आप कितने पानी में हो। उसने सिंपल स्ट्रेन बोला है, उसने कभी नहीं बोला कि नॉर्मल स्ट्रेन बताओ, उसने कभी नहीं बोला कि शियर स्ट्रेन बताओ, उसने कभी नहीं बोला कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ। इट इज द पर्सन यू who is always going to tell the definition of the normal strain। और बहुतों को तो पता ही नहीं है कि जो डिफिनीशन है ना वो नॉर्मल स्ट्रेन का है। और ये चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा बार है और ये बार का लेंथ मान लीजिए कि L1 है, सही है क्या, और आपने नहीं दोनों तरफ से नहीं इस पे एक फोर्स लगा दिया P और P। आप मुझे बताइएगा कि जब दोनों तरफ से इसको खींचोगे तो क्या होगा, इसका डायमेंशंस में चेंज होने वाला है। ऐसा क्यों डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सॉम के अंदर में जितनी भी चीज सारी की सारी डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, वो डिफॉर्म होती है। इट इज नॉट द रिजिड बॉडी जो कभी डिफॉर्म नहीं हो सकती है। तो सर जी अब कैसा बॉडी हो जाएगा, अब बॉडी का लेंथ जो है ना वो बढ़ जाएगा। देखिएगा बॉडी का लेंथ जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपको भी पता है, ये एज ए टीचर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अब बॉडी का लेंथ बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा वो कैसे पता चला आपको, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। समझ आ रहा है क्या, इतना कैसे बढ़ जाएगा, इतना नहीं बढ़ेगा वो आपको कैसे पता चला। अरे अपने मन से बनाना है तो बना दिया हमने। अब सवाल ऐसा है कि मैं बोलता हूं ना कि अब इसका लेंथ कितना हो गया है, अब इसका लेंथ हो गया L2। ये देखो, अब लोगों ने पूछा बताओ, आपको नहीं लगता कि इस पूरे बॉडी को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो बॉडी ऐसा रहा होगा, फील करिए, आपको आता सब कुछ है लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेज आप डील कर रहे हो, आपके पास ये बॉडी ऐसा था। तो आप बताओ कि बॉडी का ये वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन था और ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन था, ये था इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, हमने बात करी है। और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं वो होते हैं लेटरल डायरेक्शन। है ना, बोलिए आप मुझे बताओ कि जब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया तो किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लेंथ का चेंज हुआ है, बोलो 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 बोलो, किस डायरेक्शन में लेंथ का चेंज हुआ है मुझे बता दीजिए। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपके पास क्या हुआ है, लेंथ का चेंज हुआ है। तो अगर लेंथ का चेंज आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हुआ है तो उस स्ट्रेन को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो बोलिएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और देखो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 इज द चेंज इन लेंथ, और शुरुआत में लेंथ कितना था L1। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन, याद रखिएगा बच्चा लोग, कोई नॉर्मल स्ट्रेन नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ना हमेशा आपको नॉर्मल स्ट्रेन देगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। मैं दोबारा बोलता हूं, जिस डायरेक्शन में लोड लगाओगे ना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमेशा आपको नॉर्मल स्ट्रेन ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर जी मिलेगा, इस बात में हमको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, आप सर जी ये तो गलत बात है, क्यों, एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे अगर के लिए कि पी के डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, तो आपने बोल दिया कि लेंथ का चेंज हुआ है, लेकिन आपने ध्यान दिया वाई डायरेक्शन में भी लेंथ का चेंज हुआ है, बोलो है ना, अरे है ना बोलो, ये एक्स हो जाएगा ये वाई हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी बॉडी का लेंथ को चेंज करोगे तो उसका विड्थ तो घट जाएगा ना।
आना बोलिए। अगर आपने लेंथ बढ़ाया तो क्या उसका विड्थ घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? और आप ध्यान से देख सकते हो ना, तो उसका विड्थ घट गया है आपके पास। अगर शुरुआत में मान लीजिए कि इसका पूरा का पूरा विड्थ जो है वो बी हो गया, B1 रहा होगा, तो अब इस ससुरे का विड्थ जो है ना वो B2 हो गया होगा। तो आपको नहीं लगता कि इसका विड्थ चेंज हो गया होगा, ये विड्थ इसका चेंज हो गया होगा? तो आप बोलोगे सर जी उधर भी तो स्ट्रेन हुआ है ना। हाँ जी बिल्कुल स्ट्रेन हुआ है, लेकिन याद रखिए उस स्ट्रेन को हम लोग पता है क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। बोलो हाँ या ना? उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? फाइनल चेंज इन डायमेंशंस और इनिशियल चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा B2 माइनस B1, और इनिशियल क्या हो जाएगा आपके पास? B1। कितने लोगों को समझा? हाँ या ना बोलिए, यस और नो, यस और नो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पे L2 ग्रेटर देन L1 है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव होने वाला है यहाँ पे कम से कम, सही है क्या? लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना वो निगेटिव होने वाला है, आपको भी पता है। तो ये पूरा जो लैटरल स्ट्रेन है ना वो निगेटिव हो जाएगा। लोगों ने बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव और लैटरल हमेशा निगेटिव। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं भाई साहब, ऐसी बातें मत करना। अगर आपने कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया होता तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निगेटिव होता और लैटरल बढ़ जाता, लैटरल पॉजिटिव होता। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि लैटरल हमेशा निगेटिव और लॉन्गिट्यूडनल हमेशा पॉजिटिव, लेकिन यस ऐसा जरूर कह सकते हैं ऐसा कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल आर ऑलवेज अपोजिट विद ईच अदर। longitudinal strain and lateral strain always opposite to each other, always opposite to each other। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई क्या? मुझे बताइएगा। तो अगर आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना उस डायरेक्शन में लेंथ का जो भी चेंज होगा ना वो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन। यस और नो? यस और नो, यस और नो, यस और नो। लोगों ने बोला अच्छा ये तो समझ गया मैं लेकिन आपने एक और बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बड़ा ही सिंपल है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम क्या है कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन जो भी आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है वो आपके पास होने वाला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आप लोग इतना क्लियर है क्या? एक और स्ट्रेन होता है जो शायद आपको बहुत ही कम सुनने को मिला होगा लेकिन कभी एग्जाम में आता है, नाम है उसका सुपरफिशियल स्ट्रेन। सुपरफिशियल स्ट्रेन क्या होता है? अच्छा एक और बात, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक और नाम है डाइलेशन। कभी कभी एग्जाम में आता है, अगर कभी किसी ने बोला डाइलेशन तो समझ लीजिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात चल रही है। अब बताएं कि सुपरफिशियल स्ट्रेन क्या है? सिंपल, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, जो शुरुआत में आपके पास था। इसको लिखें कैसे? एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अपॉन एरिया इनिशियल। हाँ या ना बोलने का कष्ट करें। तो क्या इतनी सारी बातें आप लोगों को क्लियर है क्या कि चार स्ट्रेन जो मैंने आपके सामने बताया है, सुपरफिशियल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन क्या होने वाले? कम ऑन एवरीबॉडी क्विकली टेल मी। इसलिए आज के बाद कोई बोले ना स्ट्रेन बताओ, पूछो कौन सा वाला। अरे बाबा कहाँ चले गए आप लोग? हाँ ना तो बोलो, ऐसे क्यों करते हो? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा ना। डन, चलो ये चार तरीके के स्ट्रेन आपने बता दिए हैं। अब देखिए, डन। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ बातें सुनी सुनी मगर अनसुनी बातें जो आपके सामने में आ रही है। एक बच्चा बोलता है कि सर जी आपने कब बताया था स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है? तो आपने बोला था फोर्स अपॉन एरिया। क्या आपको पता ही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? फोर्स अपॉन एरिया मोटा मोटी आपको पता है कि स्ट्रेस जो होता है, या लोड अपॉन एरिया ऐसा भी बोल सकते हो। और कोई बहुत बड़ा वाला जानकार आदमी है तो ऐसा ही बोल दीजिए इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। आपको पता है अच्छे तरीके से कि स्ट्रेस का डिफिनेशन नहीं होता है, मतलब P अपॉन ए नॉट, P अपॉन ए नॉट। अब एक बच्चा बोलेगा कि यहाँ पे P क्या है? याद रखिएगा P का मतलब होता है एवरेज लोड, और ए नॉट का क्या मतलब होता है? एवरेज एरिया। एवरेज एरिया मतलब कि एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं आपको बताऊं इस स्ट्रेस को स्ट्रेस नहीं बोलते हैं। क्या बात करते हो? ऐसा मत बोलो प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। इसको स्ट्रेस ही तो बोले थे, कल तो दिन भर ही किए थे आपने। इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस।
कॉन्ग्रेचुलेशन, सच्चाई यही है, दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो कभी कोई बोलेगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस बताओ, घबरा मत जाना, एवरेज फोर्स अपन एवरेज एरिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप कभी फोर्स लगाते हो ना तो किसी एक पॉइंट पे लगाते हो, लेकिन एरिया पूरा ले लेते हो, ले लेते हो नहीं ले लेते हो? अरे बाबा मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, देखो ना, अगर मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे पी फोर्स लगाया, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि स्ट्रेस क्या होगा, तो आपको पता है कि ये पूरे बॉडी का एरिया कितना है, पूरे बॉडी का एरिया ये वाला है, ये है ना, आप पूरा एरिया ले लेते हो ना, लेकिन फोर्स तो किसी एक पॉइंट पे लगा है, तो आपको कैसे पता चला कि सेम फोर्स हर एक सेकंड के हर एक पॉइंट पे लगने वाला होगा? ऐसा संभव नहीं है। आपको मैंने बताया था सेंट वेनेंट थ्योरी कि जहां पे लोड लगाओगे ना उसके अगल बगल वाले को ज्यादा दर्द महसूस होने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों ने बोला इतना तबाही मचाने जाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमेशा एवरेज फोर्स लो और एवरेज एरिया लो आप लोग। उस तरीके के हम लोग स्ट्रेस को बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। लेकिन एक और स्ट्रेस है जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है ट्रू स्ट्रेस। और ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं सिग्मा टी, और क्या बोला मैंने, सिग्मा ई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये सर ट्रू स्ट्रेस क्या है, मतलब ये झूठ नहीं बोलता है ऐसा है क्या? नो, ट्रू स्ट्रेस का मतलब होता है ना कि जो है वो बताओ तुम, मुझे ना एवरेज के वगैरह के चक्कर में मतलब, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कोई लड़के का नाम ले लेता हूं, जैसे मल्हार साहब हैं, मैंने उनसे पूछा कि मल्हार साहब आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मल्हार साहब बोले भाई होगा 70,000 के करीब में, लेकिन उन्होंने एवरेज बताया मुझे। जब उनका अकाउंट चेक किया गया तो उनके अकाउंट में 69,875 निकले हमें, बट क्या 70,000 एंड 69,875 इज सेम? नो, लेकिन एक था ट्रू जो सच में था और एक था 70,000। चलिए क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तुम एटीएम में जाके 70,000 रुपए डालोगे ना तो एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, वो ये नहीं बोलेगा एटीएम वाला अच्छा मल्हार साहब थोड़ा सा ही कम है ना, मैं अपने मन से डाल देता हूँ, आप चिंता मत करो, मजे लो जीवन क्या, ऐसा नहीं होता है, वो बोलेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। इसलिए लोगों ने बोला कि तुम मुझको ये बताओ, मत बताओ कि मोटा मोटी कितना स्ट्रेस है, तुम बताओ एग्जैक्ट कितना स्ट्रेस है भाई साहब। लेकिन इतना क्यों चुल्ल मचा रहे हैं लोग ट्रू स्ट्रेस जानने के लिए, क्यों मचा रहे हैं? बड़े बड़े पुल डिजाइन करते हैं आप लोग, बड़े बड़े ब्रिज डिजाइन करते हैं आप लोग, बड़ा बड़ा कॉलम डिजाइन करते हैं, बड़े बड़े घर डिजाइन करते हैं, इतना सा डिफेक्ट अगर आपने ज्यादा कर दिया ना तो पूरा का पूरा बर्बादी हो जाएगा, और आप बोलते हो कि क्यों बता रहे हो इतनी छोटी सी वैल्यू, क्यों चिंतित हो इतने आप ज्यादा? हम चिंतित क्यों ना हो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भाई साहब। इसलिए लोगों ने बोला कि चलो भाई साहब ट्रू स्ट्रेस बताओ। ये कुछ अलग होता है क्या? नहीं, होता है इंस्टेंटेनियस लोड, इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। क्या बात है, मतलब लोगों ने बस इंस्टेंटेनियस लगा दिया, यस एग्जैक्टली में जितना फोर्स लग रहा है वो बताओ और जितना एरिया पे लग रहा है ना वो बताओ, पूरा एरिया ना बताओ और पूरा फोर्स मत बताओ। इस तरीके के स्ट्रेस को बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है कि सब लोगों को? सर जी बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो समझिएगा। फिर लोगों ने बोला अच्छा इसका मतलब कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता होगा, हर चीज को मैं डिफाइन करके दे रहा हूं। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा? तो मैंने बोला इंजीनियरिंग स्ट्रेन होने वाला है ये स्ट्रेन और ये इंजीनियरिंग डेल्टा एल अपॉन एल। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अच्छा अच्छा वो नॉर्मल स्ट्रेन को आपने इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोला है, एग्जैक्टली राइट, सही है क्या? अच्छा उस तरीके से तो ट्रू स्ट्रेन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और होता भी है भाई साहब। और ट्रू स्ट्रेन कैसे डिफाइंड होता है? आपने बोला कि ओवरऑल जितना भी चेंज इन लेंथ है ना उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, लेकिन ट्रू स्ट्रेन बोला ना मुझे सिर्फ ये बताओ कि चेंज इन लेंथ कितना है भाई साहब, चेंज इन लेंथ आपके पास कितना है, डेल्टा एल अपॉन एल। और बोले ट्रू कैसे हुआ कि एक पॉइंट पे आपने निकाला स्ट्रेन आया, अगले पॉइंट पे फिर निकाला स्ट्रेन आया, अगले पॉइंट पे फिर निकाला स्ट्रेन आया, अगले पॉइंट पे फिर निकाला स्ट्रेन आया, और सब इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल स्ट्रेन तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन दिस इज नोन एज द ट्रू स्ट्रेन। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। और पता है सच्चाई ये है कि जब इसको लोगों ने इंटीग्रेट किया, अगर आप और अच्छा ध्यान से समझना चाहते हो तो आप इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या ये एल एन एल हो जाएगा क्या? और अगर आपके पास यहाँ पे इनिशियल लेंथ एल है और फाइनल लेंथ एफ है, एल एफ है, तो क्या हो जाएगा? एल आई से एल एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल। तो अगर आज के बाद कोई बोले ना कि ट्रू स्ट्रेन कितना बोलेगा, एल एन एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल, दिस इज द ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन। सर जी बड़ा मजा आ रहा है, ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं लग रही मुझे। तो ये एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, दूसरा ये फार्मूला भी आपको हमेशा ही याद रखना है, याद रखना है। क्लियर है क्या? हाँ या ना?
और लोगों ने बोला इसका मतलब कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में कुछ रिलेशन है क्या? यस, देयर इज ए ब्यूटीफुल रिलेशन। याद रखिएगा, सिग्मा ट्रू बराबर सिग्मा इंजीनियरिंग इंटू 1 प्लस स्ट्रेन इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2 से 3 बार सवाल आ चुके हैं। अगर इस इक्वेशन को आपको देखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं सवाल, देखिए ये है ट्रू स्ट्रेस, ये है ट्रू स्ट्रेस, ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, मैं जानना चाहता हूं विच इज करेक्ट। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, मैं जानना चाहता हूं विच इज करेक्ट। मैंने बोला सिग्मा ट्रू ऑलवेज ग्रेटर देन। जल्दी बताइए विच इज द राइट आंसर। अगर आपने दोबारा पहले बोल भी दिया है तो दोबारा बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैंने आपका कमेंट पढ़ा ही नहीं था। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपको क्या लग रहा है? सब लोग आवाज। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, प्लीज कमेंट करिए, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरे साइड से तो सब कुछ सही लग रहा है। यस, हाँ चलिए, आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन है ये आपके पास, क्या लग रहा है? ट्रू स्ट्रेस और सोचिए सोचिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन झील, ए ऑप्शन कोणार्क, ए ऑप्शन। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग ये भी नहीं बता पाए यार। यार आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी यार, ये तो इतना आसान तो बताइए। सी ऑप्शन, सैमसंग गैलेक्सी नोट सी ऑप्शन, क्या बात है यार, इतना सवाल यार सी कोई कैसे बोल सकता है यार। आप सिंपल देखो कि सिग्मा ट्रू जो है ना, सिग्मा इंजीनियरिंग और प्लस सिग्मा स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इंजीनियरिंग, यही है ना। तो आप समझो कि ये जो है आपके पास जो भी होगा, मतलब देखो ना कि आपने बोला कि ये इक्वल टू ये प्लस ये, तो ये तो ऐड कर रहे हो ना, इसका मतलब कि सिग्मा ट्रू ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा इंजीनियरिंग। लेकिन ये तब होगा जब ये पॉजिटिव होगा। भाई साहब ध्यान से समझिएगा कि अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपका पॉजिटिव हुआ ना, तब जाके सिग्मा ट्रू ग्रेटर देन सिग्मा इंजीनियरिंग होगा। हाँ हमने भी वही सोच के बोला है, लेकिन आपको ये किसने बता दिया कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव हो? अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये बार है और हमने इस तरीके का फोर्स लगा दिया है कॉम्प्रेसिव, तो आपको पता है ये बेचारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रेन होगा ना, वो हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। और आपको पता है कि ये वाला होगा इसका फाइनल लेंथ और ये वाला होगा इसका इनिशियल लेंथ। और आपको पता है कि निगेटिव हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। सर आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, अभी सही है क्या? हाँ इशू हो गया था, अभी सही है क्या? राइट नाउ एम आई करेक्ट कि अभी नेटवर्क सही है क्या? ओके डन डन डन, अभी सही है, ठीक है क्या? हाँ, तो मैंने बोला कि ये कह नहीं सकते, याद रखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, भाई साहब कुछ भी हो सकता है। और अगर सी ऑप्शन इज करेक्ट, थैंक यू साहब। एक आदमी ने बता दिया था कि सैमसंग गैलेक्सी, साहब ने बताया था। ये नाम कैसा है सैमसंग गैलेक्सी? अच्छा फोन का नाम होगा, उनका नाम तो कुछ और होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए ये है बहुत, इस छोटे छोटे सवाल में ना सब लोग फंस जाएंगे। और मेरे सवाल की ब्यूटी यही है कि अगर मैं अभी आपको जीपीएससी का सवाल निकाल के दूं ना, तो आप यूं उड़ा डालोगे यूं, अरे सर इतना आसान सवाल पूछा है जीपीएससी ने। लेकिन मैं आपको उससे भी ज्यादा के लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि आप कभी भी गड़बड़ ना कर पाओ किसी भी अच्छे सवाल में। डन। तो ये रहा आपके पास पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, वो आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात, लोगों ने बोला कि यार आपने बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है वो होता है फलाना होता है ढिमका होता है। मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ ये बोला है
कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। तो लोगों ने बोला कि निकालोगे कैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? अभी निकालूंगा, लेकिन किसका निकाले? मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, रेक्टेंगुलर बार का निकालते हैं। और यही 3 फिगर के आते हैं हमेशा आपके एग्जाम में, यही 3 रेगुलर फिगर सिलेबस का है जिसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको निकालना होगा। अब एक बच्चा बोलता है कि सर जी अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूंगा तो आपने वॉल्यूम, ओके, ये तो समझ आ गया मेरे को, लेकिन कहना क्या चाहते हो? लेकिन आप मुझे बताओ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ये क्या कर दिया आपने भाई साहब? सही तो बात है भाई। स्ट्रेन क्या है? टोटल चेंज इन लेंथ। जैसे कि एक्स में अगर 2 का चेंज हुआ है, वाई में 3 का चेंज हुआ है और जेड में 3 का हुआ है, तो 2 प्लस 3 8 का चेंज हुआ है। टोटल वॉल्यूमेट्रिक चेंज 8 का है। कहने का मतलब कि एसबीआई में 10 रुपए है, पंजाब नेशनल बैंक में 10 रुपए है और एक्सिस में 10 है, तो टोटल कितना है तुम्हारे पास? 30। ऐड किया जा सकता है सिंपल इस तरह के स्ट्रेन को। इसलिए लोगों ने बोला कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिंपल होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल लो, ऐड कर दो ना, तो तुमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन आपको फिर भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। कैसे? अभी मैं बताता हूँ कि आपके पास ये इस तरीके का एक ना, मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर बार है। चिंता मत करिएगा, कुछ भी करिए चिंता मत करिए, बस क्लास अटेंड करिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने बोला ये एल है, ये बी अगर मैं लगा रहा हूं उसका चिंता मत करिए, लोड लेगा, हर तरफ से खींचेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं। एक बच्चा बोलेगा सर जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा आपके पास चेंज इन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बताओ इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बार? आपको याद है क्या रेक्टेंगुलर बार का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होता है? जल्दी बताइए, मुझे जानना है कि आप लोग में से कितने को पता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बार। एनी आइडिया? एनी आइडिया? एनी आइडिया माय डियर फ्रेंड? एलबीटी, बिल्कुल सही बात है, एलबीटी, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताइएगा, ये चेंज इन वॉल्यूम आपने जब बोला, चेंज इन वॉल्यूम की जब आपने बात करी है, तो चेंज इन वॉल्यूम आप कैसे निकालने वाले हो? बहुत सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। आपने बोला कि वॉल्यूम हमारे पास है एलबीटी, और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा भी निकालू ना, तो इसका मतलब समझिएगा ये तीनों वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है। तो आपको जब डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो पहले एक का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो मैंने बोला एल का डिफरेंशिएशन डेल्टा एल, और बीटी को कांस्टेंट छोड़ दीजिए। फिर बी का डिफरेंशिएशन करिए डेल्टा बी, और एल टी को कांस्टेंट छोड़ दीजिए। फिर टी का डिफरेंशिएशन डेल्टा टी, और फिर ना एल बी को ऐसे छोड़ दीजिए। मतलब कि ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। चलो वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एल इंटू बी टी प्लस डेल्टा बी इंटू एल टी और प्लस डेल्टा टी इंटू एल बी। ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम तो आपके पास पहले से एल बी टी था, इसको डिवाइड करोगे ना, तो देखो बीटी ने बीटी को मार दिया, तो यहाँ बचेगा डेल्टा एल बाई एल। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा डेल्टा बी बाई बी। यहाँ क्या बचेगा? डेल्टा टी बाई टी। ओ माई गॉड, दिस इज समथिंग मैजिकल। क्यों? डेल्टा एल बाई एल को ही तो आपने ई एक्स बोला था, एक्स डायरेक्शन में जो चेंज है लेंथ का, और ये क्या था? ये हो जाएगा ई वाई, वाई डायरेक्शन में जो चेंज का लेंथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई जेड। बेसिकली ये वाला हो जाएगा ई वाई, और बेसिकली ये वाला हो जाएगा आपके पास ई जेड। क्या पता चला? रेक्टेंगुलर बार का कभी भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हुआ, क्या हो जाएगा? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमका होगा, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि चले सेकंड, हमने बोला कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बार है। हमारे पास क्या है? देयर इज ए सिलेंड्रिकल बार। घबराइए नहीं। तो मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल बार का? तो आप बोलोगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, यही होता है ना वॉल्यूम। हाँ, और ये तो आपको पता चल गया। अब मैं इसका डेल्टा भी निकालना चाहता हूं, तो आपको मैंने क्या बोला? पाई बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। अब डायमीटर और लेंथ दोनों वेरिएबल है, क्योंकि दोनों में चेंज होगा जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करोगे। अच्छा बताइए, पहले डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2d हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और फिर डेल्टा डी हो जाएगा, और लेंथ को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और फिर एल का डिफरेंशिएशन डेल्टा एल, और डी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। और आप बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा वी बाई वी। ये हो जाएगा पाई बाई 4, डेल्टा वी लिख रहा हूं 2d डेल्टा डी इंटू एल,
और प्लस में हो जाएगा डेल्टा एल इंटू डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। पाई बाई 4 ने पाई बाई 4 को मार दिया और यहाँ पे जब आप करोगे ना तो पता है क्या आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम ऑफ डेल्टा डी बाई डी। देखो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द सिलेंड्रिकल पार्ट। क्या है देखो दोबारा कर रहा हूं मैं डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। एक बच्चा सोचा कि अच्छा आपको कैसे पता चला कि यही आएगा, होना भी था ना। जब एक रेक्टेंगुलर बार होता है ना तो एक्स वाई जेड तीनों में अलग अलग डायमेंशन होते हैं, लेकिन एक सिलेंडर का डायमेंशन ना दो डायरेक्शन में सेम होता है, वाई और जेड में, सिर्फ एक्स में अलग होता है। तो दो डायरेक्शन ऐड हो गए हैं तो 2 टाइम्स आ गया है डेल्टा डी बाई डी। आया ना बोलो बाबा, आया ना बोलो बाबा, बिल्कुल क्लियर ना। बट आपको और मस्त बात बताऊं क्या, अगर आप स्फीयर लेते हो तो कोई बता सकता है कि क्या आंसर आएगा? स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, अगर मैं स्फेरिकल शेप लूं तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास ये स्फीयर है और हमारे पास स्फीयर का डायमीटर डी है, तो अगर आप वॉल्यूम लिखोगे ना तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू डी क्यू। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, अगर आपको नहीं याद है तो देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे डेल्टा भी लिखोगे जल्दी बता दो क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर इंटू डेल्टा डी। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। आप बताइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, और ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 3d स्क्वायर इंटू डेल्टा डी। सही है क्या? और वॉल्यूम टोटल क्या हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू डी क्यू। पाई बाई 6 ने पाई बाई 6 को मार दिया, ये डेल्टा डी बाई डी तो होगा लेकिन 3 टाइम्स हो जाएगा। शाबाश, बहुत तेज जवाब दिया है राठौर साहब ने, 3 डेल्टा डी बाई डी। और होना ही था क्योंकि सिलेंडर को तीन, देखो ना, एक किसी भी रेक्टेंगुलर बार को तीनों तरफ से चिपकाओगे ना और सेम डायमीटर करोगे तो स्फीयर तो बन जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 डेल्टा डी बाई डी। इसलिए कभी भी स्फीयर के बारे में बात करी जाए कि उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। क्या ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे क्या? हाँ ना बोलो बच्चा लोग, क्या आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? मुझे जल्दी से बताने का कष्ट करें। ना 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 ना, सही है, ओके डन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये शियर स्ट्रेन किस चिड़िया का नाम है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये शियर स्ट्रेन किस चिड़िया का नाम है, और मैं इसको किससे डिफाइन करता हूं? वाई से डिफाइन करता हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों ने बोला कि देखो कैसा है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके का बार है, इस तरीके का बार है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है। अब आप समझिए मेरी बात को कि अगर मैंने इस बार पे एक इस तरीके का लोड लगा दिया, इस तरीके का ऐसा कोई फोर्स एफ लगा दिया, आप बता सकते हो क्या कि ये शियर फोर्स है कि ये नॉर्मल फोर्स है? एनीबॉडी कैन टेल मी ये शियर फोर्स है कि नॉर्मल फोर्स है? ये नॉर्मल फोर्स नहीं है, ये शियर फोर्स है। आपको कैसे पता चला कि नॉर्मल फोर्स नहीं है? ये बाबा इसको 3D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा ये, अगर आप इसको 3D में देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये देखिए लाइक दैट ऐसा दिखेगा आपको। ये फिक्स मैंने कर दिया है और ये इस तरीके से आपने एक फोर्स लगाया, तो ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ही तो है ना, तो शियर फोर्स है। तो सवाल ऐसा है उसने डिफाइन कैसे किया, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप इस फोर्स को इस तरीके से करोगे ना तो अब देखिएगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो मैं इसमें कुछ लाइनें खींचता हूँ, तरीका है बस अपना डिफाइन करने का। लोगों ने ना इक्वी स्पेस्ड लाइन खींचना स्टार्ट कर दिया, और मान लीजिए कि ऐसा हमने कुछ लाइन आपके लिए खींच दिया है। सही है क्या? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लोगों ने बोला कि अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हमने एक लाइन खींच दिया है क्या, शियर स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं कि चेंज इन इनिशियल राइट एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अभी इसके बीच का एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री है कि नहीं है। अब जैसे आप इसको इस तरीके से डिफाइन करोगे ना, डिस्टॉर्ट करोगे, ये बेचारा कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए भाई साहब, जीवन में कुछ बातें याद होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि बेहतर विजिबिलिटी हो आपके पास। ये देखो इस तरीके का बॉडी हो जाएगा आपके पास, नीचे वाला कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसको आपने फिक्स किया हुआ है। ओके, लोगों ने बोला कि कहना क्या चाहते हो, अगर मान लो कि मैंने इसको ओ बोला, इसको 1 बोला, और देखो अभी भी ये ओ है और अभी भी 1 है, लेकिन अगर मैंने इसको ए बोला है और इसको बी बोला है तो अब ये वाला ए हो गया है। हाँ या ना बोलिए। लोगों ने बोला कि पहले 90 डिग्री का एंगल था, अब क्या एंगल है, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला कुछ एंगल आपके पास बन गया है? इसी को लोगों ने बोला शियर स्ट्रेन।
कि शियर फोर्स लगाने से कितना स्ट्रेन दिख रहा है आपको दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, वही क्या होने वाला है आपके पास, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। लोगों ने जब इस शियर स्ट्रेन के बारे में बात करी, लोगों ने जब इस शियर स्ट्रेन के बारे में बात करी तो इसको गामा से डिनोट किया, कहां से डिनोट किया, गामा से डिनोट किया। और इसका वैल्यू तो आपको पहले से पता ही है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, लोगों ने जब नॉर्मल स्ट्रेन को डिफाइन किया था, लोगों ने जब नॉर्मल स्ट्रेन को डिफाइन किया था, जिसको हमने ई से बोला था, तो वहां पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था यंग्स साहब, और उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम पड़ा यंग्स मॉडुलस। और सबको पता है कि यंग्स मॉडुलस के अकॉर्डिंगली लोगों ने बताया कि कभी भी नॉर्मल स्ट्रेन, जस्ट ए मोमेंट, हाँ आपने कभी सुना होगा ये ई के बारे में, ये क्या होता है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप मुझे बताइएगा ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या, नॉर्मल स्ट्रेन, सही है क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या, यस, इसका मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, और यहीं से हुक्स लॉ निकल के आएगा, थोड़ी देर में आऊंगा मैं उसके ऊपर में, लेकिन अभी याद कर लीजिए कि जो ई होता है ना, वो होता है सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। और ई क्या होता है, ई होता है आपके पास, ई क्या होता है आपके पास, ई होता है नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। उसी तरीके से अगर मैं शियर स्ट्रेन के बारे में बात करूं, शियर स्ट्रेन के बारे में बात करूं, तो एक और हमें यहाँ पे बताया गया, जहां पे जी आ गया, और जहां पे ये सिग्मा था ना, वहां पे क्या आ जाएगा मुझे बताइएगा, गामा आ जाएगा। और जहां पे ई है ना, वहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, और जी का क्या मतलब होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और अब बता दो, जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस था ना, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस के जगह पे क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, टाउ, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और जहां पे नॉर्मल स्ट्रेन था ना, वहां पे शियर स्ट्रेन आएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके जीवन में आ रहे हैं, जिसको डब्बे में डाल दीजिए। मैं दोबारा बोलता हूं, ई का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी का मतलब है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा एक और बात मैं बताता हूं आपको, इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है शियर मॉडुलस, इसका एक और नाम है शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। और टाउ शियर स्ट्रेस है, और ये आपके पास क्या है, शियर स्ट्रेन है। सिंपल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए आज के बाद आपको क्या याद रखना है, ई इक्वल टू, बोलिए, सिग्मा बाई स्ट्रेन, और जी इक्वल टू टाउ अपॉन वाई। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको हर वक्त याद रखने हैं। इसके बारे में भी और चर्चा होगी। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है और शियर स्ट्रेन क्या होता है? क्विकली प्लीज टेल मी, क्विकली 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 प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है क्या? क्लियर, ओके। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत सवाल, मतलब मुझे लगता है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम एक साथ कर रहे हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब एक बच्चा सबसे पहले सवाल करता है कि यार ये इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि देखिए दुनिया में कभी भी, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं आलोक हूं, ठीक है क्या, तो मेरे पिताजी का कुछ नाम होगा, तो अब मान लीजिए कि आपका अगर शकल मिलता है अपने पिताजी से, तो लोग बोलते थे अरे यार आप इनके बच्चे हो क्या, या फिर आपका नाम मिलता है तो अच्छा इनके बच्चे हो क्या। तो कहने का मतलब है कि सम टाइम्स और समवेयर वी हैव टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको किसी की जरूरत पड़ने वाली है, सही है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने पिताजी का क्या हूं, तो बेटा हूं। ये बेटा कहां से आया यार, हाँ बेटा कहां से आया। जैसे मैं बोलता हूं ना कि यार ये मेरे पापा हैं, तो आपको पता चल जाता होगा कि भैया रिलेशनशिप क्या है। वो जो बेटा शब्द है ना, दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट। मींस कि इलास्टिक कांस्टेंट आर यूज्ड टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लिखने जा रहा हूं मैं, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द
रिलेशनशिप बिटवीन, कभी इंटरव्यू में आ जाए आप उसको बता सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कि अगर मुझे किसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप पता करना है तो मेरे को बताना पड़ेगा। पर ये कहां से आया, कहां से आया, हाँ, कहां से आया, देखो कहां से आया। ये बताइए सिग्मा क्या है भाई साहब, जल्दी बताइए। स्ट्रेस। अच्छा ई क्या है, स्ट्रेन। अच्छा सिग्मा और ई के बीच में कैसा रिलेशन है, ये कौन बताया, कौन बताया, डायरेक्ट रिलेशन है, ये कौन बताया, ई बताया, ई बताया, ई बताया। ये क्या है, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और ये क्या है, शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, कौन बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। इसीलिए माय डियर फ्रेंड वी हैव 4 इलास्टिक कांस्टेंट। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो टोटल हमारे पास 21 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, बट वो हमको पढ़ना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हमें कितने इलास्टिक कांस्टेंट से डील करना पड़ेगा, 4, जिसमें पहला इलास्टिक कांस्टेंट है ई, दूसरा क्या है जी, तीसरा क्या है म्यू, और चौथा क्या है के। सर जी ई के बारे में पता है कि ये मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, जिसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। जी भी आपने बता दिया कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है या तो शियर मॉडुलस होता है, जिसका मतलब होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये म्यू क्या है और के क्या है, मैं बोलता हूं अभी आपको ये सब बातें मत समझिए, अभी पहले जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए, इसके ऊपर मैं अभी तुरंत वापस आने वाला है। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि दुनिया में जो भी मटेरियल्स होते हैं ना वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसका नाम है होमोजीनियस मटेरियल। क्या नाम सुना होगा आपने, होमोजीनियस मटेरियल। ओके, मैं बोलता हूं कि यार होमोजीनियस मटेरियल कैसा होता है, अभी आपको पहचान में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि हमारे पास एक मटेरियल, हमारे पास एक मटेरियल है और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, हमने यहाँ पे पॉइंट लिया और हमने यहाँ पे पॉइंट लिया। देखो मैं कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं इन बॉडी का, ऐसा आप बताना होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, समझते रहना भाई साहब, वरना कब बत्ती गुल हो जाएगी पता नहीं चलेगा आप लोगों को। देखो 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 देखो, आपको इस पूरे डायग्राम से क्या लगा कि एक बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ना हमने उसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने की कोशिश की। जैसे कि मैं आलोक सर हूं तो आलोक सर के यहाँ पे देखा गया तो भैया इनका ब्लड ग्रुप जो है ना बी पॉजिटिव था, लेकिन जब यहाँ देखा गया तो इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, जब यहाँ देखा गया तो इनका ब्लड ग्रुप जो है ना सी पॉजिटिव था। अच्छा सी पॉजिटिव भी होता है क्या, लेट अस टेक इट एज ए ब्लड ग्रुप। तो आप क्या बोलोगे, अरे यार आलोक सर के बॉडी के हर एक पॉइंट पे ना डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, सही है क्या, क्या हमारा ब्लड ग्रुप होमोजीनियस है, नो माय ब्लड ग्रुप इज नॉट होमोजीनियस। कहने का मतलब है कि किसी भी मटेरियल को आप होमोजीनियस कब बोलेंगे, a material is said to be homogeneous if at each and every point in the body, if in the same direction, if the elastic constant are same, then that body is known as the homogeneous material। ध्यान से देखो x डायरेक्शन में ना चाहे किसी भी पॉइंट पे ले लो हमेशा इलास्टिक कांस्टेंट सेम है, y डायरेक्शन के किसी भी पॉइंट पे ले लो इलास्टिक कांस्टेंट सेम है, z डायरेक्शन के किसी भी पॉइंट पे ले लो इलास्टिक कांस्टेंट सेम है। इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट एनी पॉइंट ऑफ द मटेरियल इन ए गिवन डायरेक्शन, मैं लिख देता हूं इफ इलास्टिक कांस्टेंट एट ए गिवन पॉइंट इन ए मटेरियल इन ए गिवन डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ए गिवन डायरेक्शन इट्स सेम known as homogeneous material। आया ना बोली, और देखिए ये डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आप समझ गए क्या कि भैया होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, हाँ सर जी समझ गया, मैं समझ गया। और उसके बाद लोगों ने बोला अच्छा एक और मटेरियल होता है, नाम है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्या नाम है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अरे मुझे लगता है ये नाम से पता है कि अगर किसी बॉडी के किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में, याद रखना, इफ द material property of a body is same at any particular point in all direction known as isotropic material। सर ये क्या है, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब पॉइंट, सही है क्या। अब इसका मतलब क्या, अब मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। देखिए
एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट वहां लिया, यहाँ पे लिया। देखिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये E1 है, ये E1 है, ये E1 है, ऐसे ही मतलब नाम ले रहा हूं बस। यहाँ पे मैंने बोला E2 है, E2 है, E2 है, और यहाँ पे मैंने बोला ये X डायरेक्शन में E3 है, Y डायरेक्शन में E3 है, और यहाँ पे E3 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल है कि नहीं है? बोलिए जल्दी से, बोलिए बोलिए, क्या ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है कि नहीं है? मुझे आप बताने का कष्ट करें। डिफिनीशन में कुछ नहीं रखा है जब तक कि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता है। ओ सिविल थंडर्स, जल्दी बताइए। यस कोणार्क सामने वाला, यस। बाकी लोग क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, जहाँ पे जीवन में लड़ाई झगड़े के चांसेस है मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अरे बोलो, क्या ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है या नहीं है? यस सर जी, यस बिल्कुल सही बोला आपने। दिस इज आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। आइसोट्रॉपिक ऐसा क्यों? सर जी हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला हर एक पॉइंट पे सेम, मैंने बोला हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में सेम। अगर इस पॉइंट पे देखोगे ना तो हर एक डायरेक्शन में सेम है, और इस पॉइंट पे देखोगे तो भी हर एक डायरेक्शन में सेम है। मैं ये नहीं बोला कि हर पूरे बॉडी में सेम होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास? आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक मटेरियल आइसोट्रॉपिक भी हो और होमोजीनियस भी हो, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, अगर एक बॉडी आइसोट्रॉपिक भी हो और होमोजीनियस भी हो, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी। और अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको मजा आ जाएगा। देखो बॉडी बॉडी बॉडी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये देखो, चेक कर लो और मजे करो, चेक कर लो और मजे करो, चेक कर लो और मजे करो, चेक कर लो और मजे करो। देखो दिस इज द, बोले जल्दी से, दिस इज द, दिस इज द, बोले ये है कि नहीं? आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस ये है कि नहीं बता मुझको। देखो ये होमोजीनियस का भी प्रॉपर्टी पूरा का पूरा शो कर रहा है, और ये आपके पास आइसोट्रॉपिक का भी शो कर रहा है। तो दीज आर द आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल। आपने इसके पहले भी डिफिनीशन पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता है? होना चाहिए, अदरवाइज इस बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है क्या? एक और मटेरियल होता है जिसका नाम है एनिसोट्रॉपिक, और आपको पता है कि यार ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि एनिसो मतलब कि नॉट सेम, और ट्रॉपिक मतलब कि एट ए पॉइंट, अगर किसी एक पॉइंट पे ना अगर मटेरियल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। देख जैसे कि मैंने ऐसा एक डायग्राम बना दिया कि हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे ई है, इसके इस डायरेक्शन में E1 है, इस डायरेक्शन में E2 है, इस डायरेक्शन में E3 है। तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, if the material properties are, if the material properties are direction dependent, if the material properties are direction dependent, then it is anisotropic material। कि हर, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि हम सारे के सारे लड़के जो होते हैं एनिसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे एनिसोट्रॉपिक होते हैं कि अगर एक लड़की आई तो उसको भी आई लव यू बोल देते हैं, और सेम पॉइंट पे खड़े रह के ना किसी दूसरे को भी आई लव यू बोल देते हैं, तीसरों को भी आई लव यू बोल देते हैं। मतलब कि हमारा देखो प्रॉपर्टी कितना डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। सबको समान नजर से देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। यही मटेरियल भी ऐसा ही करता है। सर ऐसा कहाँ होता है? कौन सा मटेरियल आपने एनिसोट्रॉपिक देख लिया? वुड। अगर आपको जानना है तो वुड, वुड जो होता है ना, आप अगर वुड को देखोगे ना तो रेडियल डायरेक्शन में कुछ और होता है, एजीमुथल डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी देता है। यू आर ए सिविल इंजीनियर तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा एनिसोट्रॉपिक मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है। और एक और बहुत ही शानदार आपके पास मटेरियल है, देखिए कोई भी डिफिनीशन आ सकता है आपके पास, जिसका नाम है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों को, इसको देखने के मतलब ऑर्थो मतलब 90 डिग्री और ट्रॉपिक मतलब एट ए पॉइंट। तो मटेरियल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपिक व्हेन इट हैज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। गलत, ये गलत इंटरप्रिटेशन। ऐसा होता है कि ए मटेरियल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल when it exhibits different elastic property, different elastic property, different elastic property ऐसे at a point in
ए ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इन ए ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन का मतलब मुझे दिक्कत नहीं है, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन का मतलब 90 डिग्री पे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया E1 और यहाँ पे E2 90 डिग्री पे, और यहाँ फिर 90 डिग्री पे E3। मतलब कि हर एक पॉइंट पे ना डिफरेंट डिफरेंट 90 डिग्री पे, हर एक 90 डिग्री पे डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक। तो बहुत बार कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ऑर्थोट्रोपिक क्या है। लोगों ने बोला हमको सारी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गई है, लोगों ने एक ध्यान से समझिएगा, ये आपने सिविल इंजीनियरिंग में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको सिर्फ दोहरा रहा हूं कि देखिए आपके पास एक मटेरियल होगा, सबसे पहले आपके पास एक मटेरियल होगा, बिल्कुल होगा, और आपके पास इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होगा। मैंने बोला कि लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को फाइंड किया है कि किस मटेरियल के लिए कितना इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ने वाली है। याद रखिए, ऑर्थोट्रोपिक रिपीट करो ना सर जी वापस, कोणार्क दोबारा। ऑर्थोट्रोपिक का मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट पे ना 90 डिग्री पे अगर आपके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ू मैं, एक बार कोणार्क मुझे बता दीजिए। 90 डिग्री पे, हर एक डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 90 डिग्री पे, इसलिए ऑर्थो नाम है उसका। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, और मेरे ख्याल से ऑर्थोट्रोपिक पहले नहीं लिखते हैं, पहले आइसोट्रोपिक लिखते हैं, ताकि आपको ना ऑर्डर अच्छा लगेगा। रुक जाइए, ये हो जाएगा आइसोट्रोपिक मटेरियल। फिर दूसरा लिखिए आपके पास ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो जरूर इससे आते हैं हर एक जीपीएससी में। और थर्ड आपके पास होने वाले एनिसोट्रोपिक मटेरियल, एनिसोट्रोपिक मटेरियल। अब मुझे बताइए कितने कांस्टेंट अगर मैं आपको दे दूं तो आपका काम हो जाएगा, सही है क्या? तो याद रखिएगा, इसके लिए आपको दो, अगर आप दो दे दोगे ना तो काम चल जाएगा। दो इलास्टिक कांस्टेंट दे दीजिए, पता चल जाएगा कौन सा। कोई भी आप ई का वैल्यू दे दो, जी का वैल्यू दे दो, म्यू का वैल्यू दे दो, कोई भी दो दे दो, ठीक है क्या? इसके लिए 9। पर सर जी हमें तो 9 इलास्टिक कांस्टेंट पता ही नहीं है, कहां से देंगे? हमें तो 4 ही पता है, ई के जी म्यू। भाई मैंने तो बोला कि सारा याद करना है, लेकिन अगर आएगा तो 9। और एनिसोट्रॉपिक में 21। अगर आप एक फुल फ्लेज बैच में होते ना, लेट अस सपोज कि गेट के बैच में होते, तो आई विल शो यू कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज द 21 इलास्टिक प्रॉपर्टी टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एनिसोट्रॉपिक मटेरियल एट ए पॉइंट, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल कांसेप्ट। बट उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डाटा आपको दिया है कि आइसोट्रॉपिक में 2, ऑर्थोट्रॉपिक में 9 और एनिसोट्रॉपिक में 21। होप कि आपको याद होना चाहिए। और लोगों ने फिर देखा कि there are some relationship existing, there are some relationship existing between देखिए अब हम वो रिलेशनशिप की बात करेंगे जो हमारे इलास्टिक प्रॉपर्टी के बीच में देखा गया है। क्या देखा गया है? सबसे पहले तो देखा गया कि E बराबर 2G इंटू 1 प्लस म्यू। अभी क्या भी रटिए, सारे लोग अभी क्या भी रटिए इसको, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। दूसरा रिलेशन क्या देखा गया है? E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें तीनों के तीनों रिलेशंस आपको पूछे नहीं जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, E इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से रटिए, अभी पूछेंगे आपसे हम तीनों के तीनों रिलेशन। क्विक क्विक क्विक, जल्दी। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट E के जी म्यू, ये चार हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है, इन चारों के बीच में कैसे रिलेशनशिप है देखिए, E के जी म्यू। याद हो गया? अंगूठा दिखा दीजिएगा जिनको भी याद हो जाए, जिनको भी याद हो जाए अंगूठा दिखा दीजिएगा। क्या बात है, कौन है वो पहला आदमी जिसको याद हो गया है? जयराज साहब को याद हो गया, झील को याद हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके चिल्लाइए, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तुमको ऐसा लगेगा देख रहे हो सर। E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी। आप भी आंखें बंद करके चिल्लाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बोल दीजिए, मतलब माइक्रोफोन ऑन मत कर देना आप लोग, हाँ बस जल्दी 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 जल्दी।
क्विक 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 क्विक, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, कौन है वो एक लड़का जो अभी नहीं है? जल्दी से, कहाँ चला गया एक लड़का भाई इसमें से? चलिए, डन 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 सर। चलिए, अब एक बच्चे ने बोला कि सर वैल्यू ऑफ, याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ एनी इलास्टिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है? लोगों ने बोला कि किसी भी इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। याद रखिएगा, मैं दोबारा बोलता हूं, कभी भी किसी भी चीज का इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कांस्टेंट इज ए प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी कभी निगेटिव हो सकती है क्या? हाँ बताइए मुझे। कभी आपने बोला है क्या कि मेरी ऑनेस्टी लेवल जो है ना निगेटिव में है? नहीं, या तो आप ऑनेस्ट होते हो या तो आप बेईमान होते हो। सही है क्या? तो बेईमान को जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं हम लोग कि ये जीरो ऑनेस्ट है। सही ना? ऐसा तो नहीं बोलते यार अपने जो अंकल है ना वो ना -5 निगेटिव है, ऐसा नहीं होता है, या -5 डिसऑनेस्ट है। आप जीवन की अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी भी ना मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई बोलता है यार आप गोरे हो, तो कितना गोरे हो ये क्या पैरामीटर है क्या इसका? मुझे बताइए। लोग बोलते हैं चलो यार ये सावला है, ये फेयर है, ये व्हाइटिश है, ये ब्रिटिश है, जो भी बोलो आप ऐसा बोलते हो, लेकिन क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट है क्या? मुझे बताइए। आप कभी लड़की देखने जाते हो तो आपको सामने वाला बोलता है कि लड़की तो काफी गोरी है, इससे बड़ी सारी बातें पता नहीं चलती हमें। काफी गोरी क्या होता है बे? हाँ, काफी गोरी क्या होता है? बोलो। आपको कभी जब तक कि आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते ना तब तक आपको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कलर का, कॉम्प्लेक्शन का, प्रॉपर्टी जो आपके अंदर का, ऑनेस्टी लेवल का, जो भी आपके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, सही है ना, आप कितने ईमानदार हो, ये सबको मेजर नहीं किया जा सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। दुनिया में निगेटिव नहीं हो सकती तो जीरो हो सकते क्या? हाँ जी, ओनली एक ही ऐसा वैल्यू है, ओनली म्यू कैन बी जीरो। एक ही ऐसा आपके पास प्रॉपर्टी, ये क्या होता है हम अभी डिस्कस करने वाले, डोंट वरी, लेकिन एक ही ऐसा वैल्यू है जो सिर्फ जीरो हो सकता है, जिसका नाम है म्यू 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 म्यू। लोगों ने बोला इसके पहले कि अब ये सारी बकवास करो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो चार इलास्टिक प्रॉपर्टी है ई क्या है? तो मैंने बोला ई का नाम आपको मैंने बता दिया है, यंग्स मॉडुलस है। बहुत ध्यान से समझिए, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हुक्स, और उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पता है क्या देखा कि अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन के बीच का किसी भी मटेरियल ले लिया, उन्होंने कोई भी मटेरियल उन्होंने ले लिया, लेट अस सपोज करिए उन्होंने एल्युमिनियम ले लिया। क्या ले लिया? एल्युमिनियम ले लिया। और उन्होंने देखा कि अगर आपका एल्युमिनियम में कुछ आपने नॉर्मल स्ट्रेस लिया, उसके रेस्पेक्ट में कुछ नॉर्मल स्ट्रेन आया, फिर कुछ नॉर्मल स्ट्रेस लिया, कुछ नॉर्मल स्ट्रेन आया। उन्होंने देखा कि मजेदार बात थी कि नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन के बीच का जो लाइन था ना वो हमेशा लीनियर था। क्या था? लीनियर लीनियर लीनियर। और आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होता है, हमने बोला कि θ1 इसका स्लोप है। ये किसके लिए मैंने किया कि मैंने बोला चलो एल्युमिनियम के लिए किया। उसी हुक साहब ने एक और मटेरियल लिया, और उसका मटेरियल का क्या नाम था? स्टील। और जब उन्होंने स्टील का एक्सपेरिमेंट किया ना तो वो भी लीनियर आया, लेकिन उन्होंने देखा कि इसका स्लोप कुछ और है आपके पास। उसी तरीके से उन्होंने बड़े सारे मटेरियल लिए और एक्सपेरिमेंट किए कि अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, खींचोगे तो स्ट्रेन कैसे बढ़ेगा। हमेशा उन्होंने देखा गया कि नॉर्मल स्ट्रेस के बढ़ाने से नॉर्मल स्ट्रेन हमेशा बढ़ता है, और मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होता है, और हमेशा क्या होगा? लीनियर होगा। और आपको पता है लीनियर का इक्वेशन होता है y = mx। y के एक्सिस पे सिग्मा था और x के एक्सिस पे स्ट्रेन था। लोगों ने बोला कि यहाँ पे तो कोई स्लोप होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, और वो स्लोप किसी को पता ही नहीं चला। ये पूरा कहानी था, यंग साहब ने एक पूरा एक्सपेरिमेंट हुक साहब की मदद से किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा। यहाँ पे लोगों ने बोला कि एग्जैक्टली में कहानी ऐसा था कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई था। सही है क्या? लेकिन जब स्ट्रेट लाइन आया ना तो लोगों को पता चल गया है कि ये ऐसा होगा, सिग्मा इक्वल टू कुछ होने वाला है कांस्टेंट और इनटू स्ट्रेन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपके पास स्लोप स्लोप स्लोप। लोगों ने बोला जितना ज्यादा ई का वैल्यू होगा ना उतना ज्यादा स्लोप होगा। देखो, जितना ज्यादा ई का वैल्यू होगा ना उतना ज्यादा स्लोप होने वाला है किसी भी मटेरियल का। इससे हमें पता चला भाई साहब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेन। और कहां तक होने वाला है ये? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू
प्रोपोर्शनल लिमिट। याद रखिएगा, कुछ बच्चे पूछेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, वेट एंड वॉच, हम आएंगे कल के लेक्चर में। लेकिन हमने बोला कि हमेशा, ये किसने बताया, हुक साहब ने, इसलिए इसको बोला जाता है हुक्स लॉ, बिगेस्ट लॉ इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हुक्स लॉ। कभी कोई पूछेगा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, हाँ, कब तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट मत बोल दीजिएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपके पास होता है। और इस एम क्या हो गया, स्लोप हो गया, कि जितना ज्यादा मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होने वाला है, स्लोप होने वाला है। ई के बारे में पता चल गया आप लोगों को क्या है। सेम एक्सपेरिमेंट जब किया गया किसके किसके बीच में, जब यहाँ पे लोगों ने रखा शियर स्ट्रेस और यहाँ पे रखा शियर स्ट्रेन, तो फिर से स्ट्रेट लाइन मिलना शुरू हो गया और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए ना थीटा आपके पास डिफरेंट आना शुरू हो गया। आना बोलिएगा। फिर से हुक साहब ने बोला कि शियर स्ट्रेस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होगा। और लोगों ने बोला इसका मतलब हमको ना प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। इसको टाउ बोला, इसको गामा बोला, लेकिन अब जो लोगों ने इसका कांस्टेंट हटाया ये जी इंटू गामा हो गया। तो बताइए मुझे सिंपल कि जी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन गामा। लोगों ने फिर बोला कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर से यही है, हुक्स लॉ इसको भी बोलते हैं क्या, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को बातें। और ये जो कांस्टेंट था ना इसका नाम उन्होंने क्या दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा एक और बात, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रबर बहुत इलास्टिक है, बहुत कम इलास्टिक है। रबर इज लीस्ट इलास्टिक। लीस्ट इलास्टिक मतलब ऐसा नहीं कि इससे कम कोई नहीं है, लेकिन जो हम फेमस मटेरियल जानते हैं ना उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम इलास्टिक है। क्या बात करते हो, रबर को तो इलोंगेट कर सकते हैं ना। इलोंगेट करने का मतलब कभी भी इलास्टिक होना नहीं होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी चीज को आप इलोंगेट कर पाते हो इसका मतलब ज्यादा इलास्टिक है क्या, मुझे बताइए। एवरीबॉडी टेल मी। हाँ, जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया ना। हाँ मैंने बोला, ओ सॉरी, यस इट्स माय फॉल्ट, इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थैंक यू गाइस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि रबर जो है ना लीस्ट इलास्टिक होता है, मतलब बहुत कम इलास्टिक होता है। लोग लगता है कि जिस चीज को आसानी से खींच सकते हो ना उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। अब रबर में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है, मुझे बताइएगा। रबर के केस में बात करोगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, कि थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और खूब खींचा हुआ चला आएगा आपके पास। तो बताओ अगर स्ट्रेन ज्यादा तो ई तो कम होगा ना। लोगों ने इसका नाम बहुत गलत रखा हुआ है। लोगों को पता है क्या लगता है कि जिसमें ज्यादा इलास्टिसिटी होगा ना वो ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। गलत, ऐसा मत समझिएगा। इलास्टिक इज समथिंग कि फॉर ए गिवन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेन आपका बहुत कम हो रहा है ना तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगा। मेरी इस बात को ऐसे समझिए कि किसी चीज को अगर आप डिफॉर्म करना चाहते हो ना, खूब फोर्स लगा रहे हो और इलोंगेट करना चाहते हो, और अगर कोई आसानी से इलोंगेट नहीं हो पा रहा है ना, इसका मतलब उसमें स्ट्रेन बहुत कम है। और बहुत कम स्ट्रेन का क्या मतलब है कि हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं दोबारा बोलता हूँ, इलास्टिसिटी पैसा जैसे कि मान लीजिए कि एक सख्त लौंडा होता है, आपने जाकिर खान को सुना होगा, सख्त लौंडा होता है, ठीक है। क्या सख्त लोग का क्या मतलब है कि उसका ई का वैल्यू बहुत हाई है। भाई कितना भी तुम बांध चला लो नैनो के, तुमसे तो हम इंप्रेस नहीं होने वाले। इसका मतलब कि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत हाई है। देखो ना कि भैया ई का वैल्यू बहुत कम है, मतलब कि आप कितना भी स्ट्रेस लगाओगे ना इलोंगेट नहीं होगा वो। इसका मतलब कि बहुत ही हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि अगर कोई पूछता है कि स्टील में और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है, बताओ तो जल्दी से, टेल मी। बहुत ही अच्छा सवाल है जो बहुत बार घूमते रहता है। व्हिच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक। बहुत बार लोग ना गच्चा खा जाते हैं कि अरे क्या है ये, कोई चीज देखो फिर बोलते हैं रबर इज मोर इलास्टिक। लेकिन नशे बसे में बैठे हो क्या, सस्ता नशा करके? ऐसे ऐसी बातें करते रहते हैं क्या कि एकता कपूर का सीरियल देख रहे हैं आप लोग, बताइए। रबर, अभी मैं बोला कि रबर को थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे ना तो बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इलोंगेट का मतलब कि स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और स्ट्रेन ज्यादा का मतलब कि ये वाला तो कम हो जाएगा ना, ई कम लेस इलास्टिक।
इसका मतलब क्या है कि स्टील मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक का मतलब क्या है कि उसको डिफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना खराब टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है ना कि लोगों को लगता है इलास्टिक का मतलब कि आसानी से इलॉन्गेट हो जाए। दैट्स ए वेरी गलत पॉइंट। सही है क्या? स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक। कोई पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि इलास्टिक का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है डिफॉर्म होने के लिए। ऐसा क्यों? वाई बिकॉज स्टील shows a lot of resistance, a lot of resistance against deformation, against deformation, against deformation। समझ आ रहा है क्या? तो सबसे पहली तो बात है कि ये बहुत ही खराब टर्म दिया गया है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ही घटिया शब्द है, ठीक है क्या? पर क्या कर सकते हैं, हमारे दादा परदादाओं ने रखा है तो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से बहुत ही गलत फीलिंग आती है कि रबर बहुत इलास्टिक है, सबको यही लगता है। लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करोगे ना उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। लेकिन लोगों को लगता है उल्टा, जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा ना उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। गलत बात है भाई साहब। एवरीबॉडी क्लियर? कम ऑन क्विक टेल मी, एवरीबॉडी इज क्लियर? एक एक छोटी छोटी बातें मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन हर एक चीज कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ पूरा करके सिलेबस खत्म करने में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। इसलिए आप लोग का भी धर्म है कि आप लोग भी यहाँ पे बने रहिए, ठीक है? तो आपको पता चल गया ई क्या होता है, जी क्या होता है। फिर लोगों ने बोला कि यार एक और टर्म है म्यू, ये म्यू क्या होता है? इसी को लोगों ने बोला पॉइजंस रेशियो। क्या बोला लोगों ने इसका नाम? पॉइजंस रेशियो। और ये पॉइजंस रेशियो क्या हुआ? लोगों ने बोला कि भाई साहब पॉइजंस रेशियो कुछ नहीं है। जब आप कभी भी फोर्स लगाते हो ना तो लैटरल स्ट्रेन भी होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी होता है। दिस इज सिंपली लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सही है क्या? मॉडुलस लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा डी बाई डी। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा लैटरल डेप्थ वाला, या आप विड्थ भी बोल सकते हो, और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। कि एक्स डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और वाई डायरेक्शन में जो लैटरल स्ट्रेन है, ये क्या हो जाएगा? पॉइजंस रेशियो। एंड देयर इज one more important term that is known as the bulk modulus। अगर मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये है बिल्कुल सिंपल। ये हुक साहब ने बताया है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक साहब ने बताया है कि भैया स्ट्रेस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। पर ये तो आप पहले भी बता चुके थे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये किस स्ट्रेन के? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। देखिए ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। क्या हुआ? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सही है क्या? बिल्कुल सही है। और अगर बिल्कुल सही है तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसका प्रोपोर्शनलिटी तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे कांस्टेंट आया जिसका नाम था ईपी। तो के बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन ईपी। तो कोई बोलेगा कि सिग्मा क्या है, तो बोलेगा नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के का सिंपल सा मतलब है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि ये सिग्मा है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिखते हो? डेल्टा वी बाई वी। इसलिए के का जो फार्मूला आ जाएगा सिग्मा इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। सर जी ये के का मतलब क्या है, मुझे यही समझ नहीं है, अभी पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि एक मटेरियल है और जिसका वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसे मटेरियल को इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल। मतलब जिसको कितना भी फोर्स लगा लो डिफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बताओ इसका चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो ही होगा ना? यस सर जी। अरे बताओ इसलिए लोगों ने बोला कि इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए बल्क मॉडुलस। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। इसलिए याद रखिएगा ये होता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो होता है ना हमेशा इनफाइनाइट। लेकिन अगर आपके पास कोई मटेरियल रिजिड नहीं है तो उसका के का वैल्यू इनफिनिटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपके पास होने वाला है। तो चारों के चारों आपको पता चल चुके हैं कि क्या है। लोगों ने जब इस पूरे इलास्टिक प्रॉपर्टी पे गौर किया ना तो उन्होंने मस्त बात पता लगाई। क्या पता लगाई? आपने पहले ही बोला है कि इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ ना बोलिएगा? यस। और आप मुझे बताइए आपने क्या बोला है? E इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू होता है ना? हाँ सर जी बिल्कुल होता है। तो आप बता दो g इक्वल टू क्या हो जाएगा?
E डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू हो जाएगा। सही है क्या? हाँ या ना बोलिए। और ये तो अगर आप और दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो ऐसा देख सकते हो, E इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। आप बता दो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। आप मुझे बताइएगा कि अगर K का वैल्यू पॉजिटिव रखना है ना, तो ये वैल्यू निश्चित रूप से पॉजिटिव होना ही चाहिए। ओके, लोगों ने बोला 1 माइनस 2 म्यू का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि म्यू हमेशा 1/2 से छोटा होना चाहिए। लोगों ने बोला वंडरफुल। क्या वंडरफुल? पॉइजन रेशियो का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और कभी भी 0.5 से बड़ा नहीं हो सकता। याद रख लीजिए आज के बाद कि मिनिमम वैल्यू पॉइजन रेशियो का 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू पॉइजन रेशियो का 0.5 हो जाएगा। और ये कौन सा मटेरियल है जो होता है ऐसा? बहुत ही आसान है। एक होता है कॉर्क, आपने सुना होगा, इसका म्यू हमेशा 0 होता है। आपने सुना होगा कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट का जो म्यू होता है ना 0.1 से 0.2 होता है। सही है क्या? अगर आप मेटल के बारे में बात करोगे ना, तो मेटल का जो म्यू होता है 0.25 से 0.33 के बीच में होता है। अगर आप कभी भी रबर के बारे में बात करोगे ना, तो रबर ही एक ऐसा मटेरियल्स है जिसका 0.5 होता है। रटना है क्या? और क्या मेरे शादी के कार्ड पे लिखवाओगे? बिल्कुल रटना है और दमादम 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 रटना है कि क्या होता है। जब मेटल के बारे में लोगों ने बात की, बहुत ध्यान से समझिएगा, लोगों ने बोला कि यार मेटल का क्या चक्कर है। लोगों ने जब मेटल को देखा तो अच्छा मेटल का म्यू मिनिमम कितना हो सकता है? 0.25 हो सकता है और म्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.33 हो सकता है। लोगों ने जब पूरा कैलकुलेट किया तो बोला कि फॉर मेटल, सिर्फ और सिर्फ ये मेटल के लिए वैलिड है, मेटल के लिए E का वैल्यू हमेशा K के बड़ा होगा और K का वैल्यू हमेशा G से बड़ा होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास, कोई उपाय नहीं। हाँ या ना बोलिए। क्या आपको मेरी बात है? सर स्टील के लिए कितना होगा? ई का वैल्यू 200 गीगा पास्कल, आई थिंक सो। मेरे को एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 200 गीगा पास्कल स्टील का होता है, या 100, एनीबॉडी कैन कंफर्म, पर मुझे लगता है 200 अराउंड होता है। एल्युमिनियम का 70 गीगा पास्कल होता है। अगर आप ई के बाद म्यू के बारे में बात करें, क्या म्यू, अच्छा ये पॉइजन रेशियो की बात करें, ओके हाँ, अगर आप पॉइजन रेशियो की बात करोगे म्यू, अगर आप स्टील के बारे में बात करोगे तो मेरे ख्याल से ये 0.30 के करीब में होता है ये। और ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। और एक और बात समझ लीजिए एग्जैक्टली क्या होता है ना, हाँ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 0.27 से 0.30, कि ये जो है ना कंडीशंस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस कैसे है ना उस पे है ये। तो अगर कोई बोलता है 0.27 तो भी ठीक है, 0.30 तब भी ठीक है। जी ने वहां पे आपको कोट भी कर दिया है और मैंने भी बता दिया है कि, और मेटल कोई भी लीजिए इसी के बीच में आपके पास होने वाला है। तो क्या ये सारी की सारी बातें क्लियर होगी आप लोगों की कि म्यू का वैल्यू कैसे चेंज करेगा, इसका वैल्यू कैसे चेंज करेगा, उसका वैल्यू कैसे चेंज करेगा? हाँ या ना बोलिए। क्या चारों के चारों चीजों में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताने का कष्ट करें। क्लियर है? डन डना डन। थक गए क्या सब लोग? अरे सब लोग थक गए क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। नो सर, क्या बात है। क्योंकि मैं बहुत सारे टीचरों को पढ़ाते हुए देखता हूँ ना, तो बड़ा ही आराम से पढ़ाते हैं, एक सवाल देते हैं फिर थोड़ा सा आपको सॉल्व करने का मौका देते हैं। मैं थोड़ा सा समय नहीं देता बच्चों को, क्योंकि मुझे कैसा ना बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती है, ठीक है, मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं थोड़ा समय बचाने की कोशिश करता हूँ। तो होप कि आप समझ रहे होगे कि मैं आपको टाइम नहीं देता हूँ बहुत ज्यादा सॉल्व करने का। तो कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेजिलियंस के बारे में देखेंगे, और कल हम बिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे। कल हम देखेंगे रेजिलियंस क्या होता है, कल हम देखेंगे प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, और कल हम देखेंगे टफनेस क्या होता है। ठीक है क्या? और कल हम निकालना स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो कल के लेक्चर में हम ये बातें करेंगे, और कल हमारा पहला दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वी विल गो फॉर द थर्ड चैप्टर जिसका नाम होगा बेंडिंग। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं, कंपोजिट बार से कैसा होता है, कंपाउंड बार कैसे, सारी चीजें हम कल के लेक्चर में कवर करके हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे। तो अच्छे तरीके से सब कुछ याद कर लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना हो। और कल हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे आपके साथ कि स्टील का कैसे होता है, अपर यील्ड लिमिट, लोअर यील्ड लिमिट, स्ट्रेन हार्डनिंग, ये सारी की सारी बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है क्या? मैं बोला जाए? होप यू ऑल एंजॉयड
अच्छा अटेंडेंस लिंक भेजता हूं मैं, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ जस्ट गिव मी मोमेंट, आप लोग अटेंडेंस लिंक ले लीजिए, पहले मैं अटेंडेंस लिंक आपके लिए भेज देता हूँ। सम पीपल आर कि मैं तो अटेंडेंस के लिए ही आ रहा हूँ, आप तो मेन चीज ही भूल जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। माई प्रायोरिटी इज अटेंडेंस एंड यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग दोज इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। नो 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 सर, आई विल नेवर गोइंग टू फॉरगेट यू। ऐसा है क्या? ओके वेट वेट वेट। ओके आई फाउंड इट। ये मैंने कॉपी कर दिया अटेंडेंस लिंक, और ये मैंने आपको भेज दिया, चैट बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। ओके, मार्क योर अटेंडेंस एवरीबॉडी, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करिएगा क्योंकि हम बिल्कुल टाइम पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली 7 o'clock साफ।